हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू राधिका कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। कल हमने डिस्कस किए थे भाई 21st क्वेश्चन तक। तो आज देखिएगा भाई 22 नंबर क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट डेवलप द री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो इन्वेस्टमेंट की थ्योरी से क्वेश्चन था। अभी कल आपको बोला था कि हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो नोट्स निकाल लीजिएगा भाई स्टैटिक्स का। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 निकाल लीजिएगा भाई। पेज नंबर 76, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देखिएगा भाई, ये कुछ थ्योरीज है भाई इन्वेस्टमेंट की कि किस की इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करना चाहिए। समझ रहे भाई, इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज है भाई। बहुत से इकोनॉमिस्ट है भी, सभी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें इस तरीके से करना चाहिए। कोई बोलते हैं कि सेविंग करते जाओ और सेविंग को बाद में री इन्वेस्टमेंट करो। कुछ बोलते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को देखकर इन्वेस्टमेंट करो। चलिए, तो ये सिंपल सिंपल थ्योरी, इनको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मीन्स दी Pretense of guideline according to which the planning authority distributes the total amounts of community is इन्वेस्टेबल फंड्स इनटू डिफरेंट चैनल्स। कुछ नहीं, अभी देखिएगा स्टार्टिंग की फर्स्ट थ्योरी देखिएगा भाई। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया किसका गिवन है भैया? अरे इंपॉर्टेंट ये अभी हमारे लिए कि ये क्राइटेरिया किसका गिवन है। सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया में क्या बोलता है भाई कि हमें गिवन किसका? ओलिस चैनरी एंड ए ई खान का। ओलिस चैनरी एंड ए ई खान का गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया द प्रोजेक्ट मस्ट बी रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर सोशल वैल्यू एंड सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल इन ऑल प्रोजेक्ट्स। देखिएगा, ये क्या बोलता है भाई कि मान लीजिए हमारे पास 10 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया और मुझे इन्वेस्ट करना है। मेरे पास 10 प्रोजेक्ट है भाई कि मैं इन प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये क्या बोलता है भाई? फर्स्ट गाइडलाइन सोशल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया ये बोलता है भाई कि आप सबसे पहले उनका सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के देखिएगा। जिसका सोशल मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा निकल के आ रहा है वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। समझ रहे भाई? जिसका मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ये क्राइटेरिया था ओलिस चैनरी एंड ए खान का। उसके बाद सेकंड गाइडलाइंस किसकी है भाई? कैपिटल टर्नओवर कैपिटल इंटेंसिटी क्राइटेरिया बाय जे जे पोलक एंड एन एस बुकानन। किसका है भाई ये? जे जे पोलक एंड एन एस बुकानन। आगे भी रिपीट होगा भाई ये क्वेश्चन। आपसे पूछेगा कि टर्नओवर का क्राइटेरिया किसका है। क्लियर? अभी मैच करने वालों में ये पूछ सकता आपसे। तो देखिएगा, कैपिटल टर्नओवर और कैपिटल इंटेंसिटी क्राइटेरिया है जे जे पोलक एंड एन एस बुकानन। दिस इज बेस्ड ऑन के बाय वाई इन दोज countries where capital in scale funds should be invested in those project which have the lowest capital intensity। तो ये अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अभी जहाँ पर लेबर तो ज्यादा होती है और कैपिटल कम होती है। चलिए बताइए, ये क्या बोलता है भैया हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भाई जहाँ पर के बाय वाई रेशियो क्या हो भाई? कम, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो जहाँ पर कम यूज हो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहाँ पर लेबर का तो यूज ज्यादा हो और कैपिटल का यूज कम हो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये था कैपिटल टर्नओवर कैपिटल इंटेंसिटी क्राइटेरिया। उसके बाद री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, जो अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया किसका है। तो देखिएगा, री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया किसका गिवन अभी? लेविस्टन एंड वाल्टर गैल्सन का। क्लियर भी? आरवे लेविस्टन और वाल्टर गैल्सन का है गिवन। ये इसमें क्या बोलता है? स्टेट दैट द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू मैक्सिमाइज द रेट ऑफ सेविंग एंड री इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। कि सेविंग करते जाओ और उसको री इन्वेस्टमेंट करते जाओ, ये बोलता है भाई ये। क्लियर है? उसके बाद टाइम सीरीज क्राइटेरिया है एक के सेन का। एक के सेन क्या बोलता है भाई? दिस क्राइटेरिया रिकॉग्नाइज दैट द पीपल ऑफ ए कंट्री कैन नॉट wait indefinitely to enjoy the benefit of present investment, therefore a finite time horizon of investment must be planned। ये बोलता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए हमें? प्लान, यानी एक प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लीजिएगा सभी इन्वेस्टमेंट की थ्योरीज को कि ये थ्योरी इसकी गिवन, और एक की पॉइंट लिख लीजिएगा कि ये थ्योरी के अंदर क्या बोलता है, ये थ्योरी के अंदर क्या बोलता है, ये थ्योरी के अंदर क्या बोलता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एग्जाम पेपर को रिवाइज करो तो नोट्स ओपन करने की जरूरत ना हो आपको। उसके बाद अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइटेरिया है कि अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया द एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी डन टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि अगर हमारा बैलेंस ऑफ सरप्लस ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करो, नहीं तो कम करो। लीडिंग सेक्टर क्राइटेरिया किसका है? रोस्टो का है भाई। एलोकेशन फॉर लीडिंग सेक्टर, यानी कि उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जो सेक्टर अभी पॉजिटिव ग्रोथ में चल रहे हैं, यानी कि लीडिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये रोस्टो का थॉट है भाई। क्लियर है? ये उसके बाद अभी व्हाट इज यूटीआई, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सभी, किसान विकास पत्रा। क्लियर? ये भी पढ़ लेना भाई, आगे इस यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा भाई। ठीक है भाई।
कुछ नहीं है, स्मॉल सेविंग फंड्स है भाई, गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो देखिएगा अभी आगे क्वेश्चन क्लियर भी। 22 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक के सेन का कौन सा यहाँ पर टाइम क्राइटेरिया, लिख लीजिएगा ऐसे सभी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, एरिया अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिया। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होता है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ, क्लियर अभी। अरे डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाए। इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय हु अमंग द फॉलोइंग, तो डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला, क्लियर अभी। डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला जो है उसने बताया था ना सबसे पहले कि हमें जो है सेंट्रल टू स्टेट असिस्टेंट क्या किस तरीके से देना है, क्लियर अभी। डॉक्टर गॉडगिल फॉर्मूला, और इसी के बेस पर आजकल हमारा चला हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन, किसकी रिकमेंडेशन पर, कौन है भी उसका चेयरमैन, एम के सिंह। 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है, क्या वाई वी रेड्डी भाई, क्लियर है। अरे ये सभी याद होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिएगा, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैपिटल, अरे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 100% श्योर है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से 100% श्योर कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, करंट अकाउंट में तीन चीजें आती है सिर्फ, गुड्स सर्विसेज और ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है भाई। तो कैपिटल की पूछे तो फॉरेन लोन आ जाएगा भी इसके अंदर, ठीक है भाई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट एफडीआई आ जाएगी भी इसके अंदर। प्राइवेट रिमिटेंस नहीं आएगी। प्राइवेट रिमिटेंस क्या होती है भाई, निजी प्रेषण, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्राइवेट रिमिटेंस, ठीक है भाई। ट्रांसफर पेमेंट इसकी ब्रैकेट में लिख लीजिए, ट्रांसफर पेमेंट का दूसरा नाम क्या है, प्राइवेट रिमिटेंस, ठीक है भाई, लिख लीजिएगा जिसको नहीं पता है। ट्रांसफर पेमेंट ये किसके अंदर आएगी, ट्रांसफर पेमेंट करंट अकाउंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, विच अमंगस्ट द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए टीजर लोन। टीजर लोन क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं कंजप्शन को बढ़ाने के लिए, लिख लीजिएगा। टीजर लोन क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं कंजप्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको हाउस लोन दे दिया, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं टीजर लोन। इट इज एन इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस भाई यह है रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो है शुरुआती ब्याज दर होती है, समझ रहे हो। तो याद रख लेना भाई टीजर लोन का भी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट चलिएगा भाई, the movement of free international trade is most likely to generate short term unemployment in which of the following industry, ये शायद रिपीट क्वेश्चन है कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेड, देखिएगा द मूवमेंट ऑफ फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इज मोस्ट लाइकली टू जनरेट, कि रेस्ट्रिक्शन ट्रेड से अगर मैं फ्री इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ आऊंगा तो शॉर्ट टर्म के लिए अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पर बढ़ेगा, इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री के अंदर। रिपीट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज नॉन टैरिफ बैरियर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। तो नॉन टैरिफ बैरियर कौन से होंगे, साइटो सैनिटरी मेजर्स, बिल्कुल भाई। साइटो सैनिटरी मेजर्स क्या होती है भाई, जैसे वो जैसे इंडिया के ऊपर 2-3 बार हो चुका भी, जैसे इंडियन लहंगा, इंडियन का जो लहंगा है भाई उसके ऊपर भी साइटोसेनेटरी मेजर लगाए हैं कि इंडियन जो लहंगा है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है भाई, क्लियर है। और इसी तरीके से इंडियन आम, इंडिया से जो आम पहले बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होता था उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया भाई कि इस आम से यहाँ पे बीमारी फैलती है, उसको प्रूफ करना होता है भाई। करते ये इंटरनेशनल ट्रेड को कम करने के लिए बैरियर होते हैं, कौन से, नॉन टैरिफ बैरियर, कि टैरिफ भी ना लगाए और इंटरनेशनल मार्केट से हमारा इंपोर्ट कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो साइटोसैनिटरी मेजर आएगा उसमें, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड आएगा उसके अंदर, बिल्कुल आएगा। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड में क्या बोलेगा कि ये जो गुड्स है इनका इंपोर्ट बंद करो, क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, क्लियर। फर्स्ट और फोर्थ, अब सेकंड देखते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग, ये तो किसके अंदर आएगा, टैरिफ बैरियर है, टैरिफ लगाना ये तो एक तरीके से। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी क्या होती है, एक तरीके से टैरिफ लगाना। अमेरिका और चाइना के बीच में लगी हुई थी ना काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सुना होगा आपने, ठीक है भाई। तो फर्स्ट और फोर्थ क्या है यहाँ पर, नॉन टैरिफ बैरियर, और सेकंड और थर्ड यहाँ पे क्या है भाई, टैरिफ बैरियर। हु डेवलप्ड द यूज ऑफ ट्रेड इंडिफरेंस करो, किसका किया है भाई, जेई मीड का ट्रेड इंडिफरेंस करो। क्या होता है ट्रेड इंडिफरेंस करो, ट्रेड इंडिफरेंस करो के हर पॉइंट के ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रेड सेम होती है, जबकि एक ऑफर करो के हर पॉइंट के ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफरेंट डिफरेंट होती है। लेकिन ट्रेड इंडिफरेंस करो के हर पॉइंट के ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रेड अलग अलग होती, सॉरी सेम होती है, ठीक है। यही डिफरेंस ऑफर करो और ट्रेड इंडिफरेंस करो के बीच में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेन एरियाज ऑफ बेसल थ्री नॉर्म्स। तो बेसल थ्री नॉर्म्स देखिएगा भाई क्या है भाई, इसका मैम क्या था भाई, लिख लीजिएगा बेसल थ्री। मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, अभी लिखने को रहने देना भाई। बेसल थ्री के बारे में कंप्लीट आपको मैं ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा। तो अभी आप सुन लीजिएगा बेसल थ्री के अकॉर्डिंग क्या भाई, द नॉर्म बेसल थ्री हैव 3 टारगेट। देखिएगा इसका सबसे पहले तो टारगेट देखिएगा क्या क्या है भाई, बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना भाई, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस को खत्म करना, समझ रहे भाई, इकोनॉमिक बैंकों के ऊपर जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको कम करना,
रिड्यूस द रिस्क एंड इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द बैंक। देखिएगा फर्स्ट तो क्या है भाई, इसका टारगेट है बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाना भाई। सेकंड इसका क्या, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करना। और थर्ड क्या भाई, रिड्यूस द रिस्क एंड इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द बैंक। तो इसी के में तो किया गया था भाई, जो रेशियो कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो उसका बढ़ा दिया गया था भाई। क्लियर है भाई। तो देखिएगा ये करंट के अकॉर्डिंग भेज रहा हूँ भाई, मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर रहा हूँ भाई, इसको पढ़ लीजिएगा भाई। बेसल 3 के नॉर्म्स में कि टायर, इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर है भाई, टायर 1 स्ट्रक्चर, टायर 2 स्ट्रक्चर, टायर 3 स्ट्रक्चर। तो 2015-16 में भाई इसकी रेट को चेंज किया गया था, कैपिटल 1 टायर 2 के स्ट्रक्चर को, इसलिए ये उस टाइम ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था भाई। ये आपके पास सेंड कर दिया है भाई, एक बार इसको पढ़ लेना भाई और अपने हिसाब से लिख लेना भाई इसको, इसी क्वेश्चन के ऊपर भाई। कब आया था भाई बेसल 3? बेसल 3 नॉर्म्स है भाई 2008-9 के अंदर, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था उस टाइम स्टार्ट हुआ बेसल 3 का नॉर्म्स। क्लियर। तो कैपिटल टायर 1 के अंदर कितना लिमिट गिवन है, इसमें टायर 2 में कितने, टायर 3 में कितने, एक बार ये पढ़ लेना भाई सभी। ठीक है भाई। इसका मेन काम क्या होता है अभी देखिए, अभी इसने क्वेश्चन पूछा हो भाई, सिंपल देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ के भी आंसर दे सकते हैं अभी हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेन बेस एरिया, मेन एरियाज। तो रिस्क को कवर करेगा, बिल्कुल करेगा। बैंक ब्रांच एक्सपेंशन, बैंकों की ब्रांच बढ़ाएगा। अरे ऐसा थोड़ी था इसमें, बेसल 3 का मेन काम है भाई कि बैंक फेल ना हो जाए, उसको रुकावट के लिए इसके में सुधार करना भाई। क्लियर। तो एडिक्वेट कैपिटल प्रोविजन यानी कि कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो ये बढ़ाना था भाई, यस। एडिक्वेट लिक्विडिटी बढ़ाना, दोनों एक ही बात है भाई, यस। बैंक की ब्रांच एक्सपेंशन करना, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई इसके अंदर। क्लियर। तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। नोट पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, which among the following is most volatile flow of foreign exchange? which among the following is most volatile? तो most volatile जहाँ पे थाईबाइट क्राइसिस आया था किसकी वजह से आया था? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है भाई। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से थाईबाइट क्राइसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉट मनी, एक तरीके से क्या बोलते हैं इसको, हॉट मनी। वोलोटाइल, वोलेटाइल फ्लो क्या होता है भाई, जो एकदम तो ऊपर चढ़ जाए और एकदम नीचे आ जाए उसको बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है भाई। जो यानी कि स्टेबल नहीं है, जो बदलता रहता है उसको बोलते हैं वोलेटाइल फ्लो। क्लियर भी। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट वोलेटाइल फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिएगा उसके बाद, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया फाइनेंस देयर ग्रोथ। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से फाइनेंस करती है? लोन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल लेती है भाई। मार्केट से बोरो करती है, यस। एक्सटर्नल बोरो कर सकती है 2016 के बाद। साउंड स्टेट भी एक्सटर्नल बोरो कर सकते हैं। साउंड स्टेट क्या होता है? जो स्टेट स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो, जिसका जीडीपी कैप रेशियो जो है वो ज्यादा है, जो स्टेट स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जांपल गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये स्टेट क्या भी स्ट्रॉन्ग, तो ये एक्सटर्नल बोरो भी कर सकती हैं। कल मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब आया था अभी? 25 सितंबर 2014 के अंदर आया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इसका एम भी इसके अंदर दिया गया अभी, मेक इन इंडिया कैंपेन एम एट अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियलिज्ड तो मेक इंडिया ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब वाज लॉन्च्ड ऑन। तो कब लॉन्च हुआ था? यहीं से याद रख लेना भाई। द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज नेसेसिटेड बाय, किस सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर क्यों जरूरी है? प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज इन स्टैग्नेटिंग, कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टेबल हो चुकी है भाई, इसलिए जरूरी है, यस भाई। क्लियर है। और पढ़ के देखिएगा भाई, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज नॉट प्रोग्रेस्ड मच, यस। ये बोल रहा भाई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है एग्रीकल्चर की, सभी फार्मर जो है वीट और राइस के पीछे पड़े हुए हैं, डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे एग्रीकल्चर को। ये नहीं है कि हमारे यहाँ पे पल्सेस भी है, यानी कि हर चीज की मेजोरिटी, क्या बोलते हैं भाई कि डाइवर्सिफिकेशन करो एग्रीकल्चर के अंदर। हर कॉमोडिटी का प्रोडक्शन जो है वो होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है भाई। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमोडिटी हैव डिक्लाइन, तो इसका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भाई। तो किस लिए जरूरी है ग्रीन रिवॉल्यूशन? प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर इज स्टेगनेंट, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की वो स्टेबल हो चुकी है, डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं हुआ है, इसलिए जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, कि इनके अंदर से स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट में कौन सा ऐड नहीं? अभी स्टैटिक्स के नोट्स जब करवा रहा था तब बताया था ना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्लियर अभी। तो टैक्स से बचने के लिए बनाए गए थे भी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 के अंदर आई थी भाई। किसान विकास पत्र ये पहली बार तो आया था भाई 1988 के अंदर, और फिर इसको बंद कर दिया गया था बाद में 2014 में इसको दोबारा लागू कर दिया गया। इसमें क्या था भाई, पैसा डबल करने की स्कीम थी एक विकास पत्र योजना के अंदर, 124 मंथ में डबल या 123 मंथ में डबल पैसा होता था। क्लियर। तो ये सभी क्या थे, स्मॉल सेविंग
स्कीम थी स्मॉल सेविंग को बढ़ावा देने के लिए। तो कौन सी नहीं थी? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये जो है स्मॉल सेविंग स्कीम नहीं थी। इनको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नोट्स के अंदर एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ऑल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर हैव बिकम शेयरेबल अमंग द सेंटर एंड स्टेट? तो किस साल से सेंटर के जो टैक्स है वो शेयरेबल हो गए थे स्टेट में? 2000 एडी से। ठीक है भाई। अब कितना है करंट टाइम के अंदर? 41%। सेंटर टू स्टेट कितना परसेंट शेयर करेगा? 41%। 14th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 42% था। अरे एक दो क्वेश्चन यहाँ से 100% कंफर्म है। 2021 के अंदर भी आया था यहाँ से, 15th फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन पूछता, अब की बार भी पूछेगा आपसे। क्लियर है कि फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग कितना है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग शेयर कितना है, इनको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट देखिएगा। विच अरेंजमेंट ऑफ फॉलोइंग वुड शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन एज टिपिकली एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट? बोल रहा है भाई इनको कोरेक्ट सीक्वेंस के अंदर लगाइएगा। डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन किसके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। तो कैसे होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट? देखिएगा, आई बर्थ रेट एंड आई स्टार्टिंग में क्या होता है? आई बर्थ रेट होती है, आई डेथ रेट होती है। यस, यही होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद हाई बर्थ रेट होती है लेकिन डेथ रेट कंट्रोल हो, जैसे इंडिया के अंदर अब हो चुका है। बर्थ रेट तो अभी आई लेकिन डेथ रेट कंट्रोल हो चुकी है। एक टाइम ऐसा था जब देश और डेवलप कर जाता है ना। देखिए स्टार्टिंग में देश के अंदर मान लीजिए जीडीपी नेगेटिव है तो क्या होगा? आई डेथ आई बर्थ। उसके बाद क्या होगा? देश ग्रो करना स्टार्ट होगा तो उसमें क्या सिचुएशन होगी? डेथ रेट तो कंट्रोल हो जाएगी लेकिन बर्थ रेट बढ़ती जाएगी, जैसे इंडिया के अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होता है। जब कंट्री और ज्यादा डेवलप कर जाएगी, डेवलप्ड कंट्रीज बन जाएगी, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट दोनों कंट्रोल में हो जाएंगे। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस में ही दे रखी है अभी इसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ए आंसर हो जाएगा अभी हमारा। चलिए, अरे समझो ना, क्वेश्चन को सीक्वेंस में लगाना था। नेक्स्ट देखिएगा। इफ विद द इंक्रीज इन इनकम द परसेंटेज ऑफ इनकम कलेक्टेड एज टैक्स रिमेन कांस्टेंट, टैक्स विल बी कॉल्ड? बताइएगा अभी, सभी को पता होगा इसका आंसर भाई, कि इफ विद इंक्रीज इन इनकम, इनकम इंक्रीज हो, द परसेंटेज ऑफ इनकम कलेक्टेड एज टैक्स रिमेन, लेकिन परसेंटेज जो जो टैक्स की रेट है वो क्या रहे? कांस्टेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा टैक्स बोलते हैं उसको हम? बताइएगा भाई। प्रोपोर्शनल टैक्स। अरे प्रोपोर्शनल टैक्स, अगर यहाँ पे परसेंटेज ना देकर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बोल देता कि टैक्स का अमाउंट फिक्स है तो उसको हम बोलते हैं लंप सम टैक्स। और अब तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोग्रेसिव टैक्स के इनकम बढ़े तो वो भी बढ़े, रिग्रेसिव के इनकम बढ़े तो घटे। डी रिग्रेसिव क्या है? प्रोग्रेसिव प्लस प्रोपोर्शनल। क्लियर है ना सभी को? इस क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिएगा भाई। लिख लीजिएगा अभी इस क्वेश्चन के ऊपर कि करंट टाइम के अंदर, इस क्वेश्चन पे लिख लीजिएगा भाई कि करंट टाइम में किस इनकम ग्रुप के ऊपर कितना टैक्स है।
देखिएगा भाई, लिख लीजिएगा भाई। 0 से 2.5 लाख, स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दूंगा भाई आपके पास में। ठीक है, तो देखिएगा अभी 0 से 2.5 लाख के ऊपर है भाई नील, कोई टैक्स नहीं है भाई। 0 से 2.5 लाख जिसकी इनकम है ईयरली, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, नील है भाई, उसके ऊपर टैक्स की रेट कुछ नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख जिसकी इनकम है उसके ऊपर 5% है भाई। क्लियर है भाई। 3 लाख से 5 लाख है उसके ऊपर भी 5% है भाई। अरे यार आप बोल सकते हो 2.5 से 5 लाख तक जिसकी इनकम है उसके ऊपर 5% है भाई टैक्स। 5 से 7.5 लाख, लिख लीजिएगा भाई, 5 से 7.5 इस क्वेश्चन के ऊपर 15% है भाई। 10 से 12.5, सॉरी 5 से 7.5 लिख लिया अभी, 7.5 से 10 15%, 7.5 से 10 दोबारा देखिएगा भाई। 0 से 2.5 लाख कोई टैक्स की रेट नहीं है, 2.5 से 3 लाख 5% है भाई। 3 से 5 लाख वो भी 5% है। 5 से 7.5 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, और 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ज्यादा होगी तो उसको 30% टैक्स की रेट देनी होगी। ठीक है, 23 लाख से, सॉरी 15 लाख से ज्यादा कितनी भी इनकम हो उसको कितना परसेंट देना होगा इनकम का, 30%। यानी कि एक टाइम तक तो क्या हुआ, टैक्स की रेट जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद क्या हो गई, प्रोपोर्शनल यानी कि फिक्स हो गई टैक्स की रेट 30%। क्लियर है भाई। तो ये नई टैक्स की स्लेब्स आई है भाई, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है भी बिल्कुल। ठीक है, और एक अब की बार क्या कर दिया गया भाई, जो टैक्स की जितनी भी रेट आई है सभी इंडिविजुअल्स के लिए सेम है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या कोई भी इंडिविजुअल्स हो। क्लियर अभी। पहले क्या था भाई, सीनियर सिटीजन को छूट दी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, अभी सभी के लिए टैक्स की जो स्लेब है वो सेम रखी गई है।
देखिएगा भाई, 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स की रेट नहीं है भाई। उसके बाद देखिएगा सरचार्ज वगैरह भाई। देखो भाई, 2.5 लाख तक तो कोई सरचार्ज नहीं है अभी। देखिए 15 लाख तक लिख लिया अभी सभी ने। 15 लाख से 50 लाख तक कितना है अभी? 30%। 15 लाख से 50% तक 30% टैक्स रेट है, लेकिन सरचार्ज अभी तक कोई नहीं है। उसके बाद 15 लाख से 1 करोड़ तक भी 30% है, अरे यानी कि प्रोपोर्शनल हो गया ना। इसके बाद तो, इसके बाद जो है टैक्स क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। देखिए 30% रेट तक तो क्या रहा? प्रोग्रेसिव। उसके बाद क्या हो गया? टैक्स की रेट तो हो गई प्रोपोर्शनल, यानी कि टैक्स की रेट हो गई फिक्स। लेकिन उसके बाद 50 लाख से 1 करोड़ जिसकी ईयरली इनकम होगी उसके ऊपर लगेगा 10%। 30% तो उसे को टैक्स देना होगा, टैक्स रेट। और 10% क्या देना होगा भाई? सरचार्ज। 10% सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ पर, 1 करोड़ से 2 करोड़ पर 15% सरचार्ज, और 2 करोड़ से 5 करोड़ पर 25% सरचार्ज, और 5 करोड़ से अबव जिसकी इनकम होगी उसको 37% जो है सरचार्ज देना होगा। क्लियर है भाई? ठीक है, अभी लिख लिया। अभी सरचार्ज लिख लीजिएगा, दोबारा बोल रहा हूँ। 50 लाख से 1 करोड़ पर 10% सरचार्ज। बताऊंगा अभी सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है। 1 करोड़ से 2 करोड़ पर 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ पर 25%, 5 करोड़ से ऊपर वाले पर 37% जो है सरचार्ज लगेगा। क्लियर है भाई? और टैक्स रेट का आपको पता है भाई, सभी के ऊपर 30%, यानी कि 50 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम होगी उसको सबको क्या देना होगा भाई? 30%। देखिएगा 15 से ऊपर 50 लाख तक जिसकी भी इनकम होगी उसको 30% टैक्स की रेट देनी होगी भाई। अब देखिएगा भाई, अब इसमें लिख लीजिएगा अभी सरचार्ज क्या होता है। देखिएगा सरचार्ज क्या होता है भाई, जैसे इनकम पर तो एक फिक्स अमाउंट दे दिया भाई, 30% टैक्स दे दिया। जैसे अब की बार 30% है ना, आइए तो 30% इनकम के ऊपर तो टैक्स दे दिया। उसके बाद इनकम का ही एक और मान लीजिए 10% एक्स्ट्रा बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? टोटल टैक्स कितना देना होगा? 40%। अरे इनकम का ही पोर्शन। देखिए एक होता है सेस, पहले सेस समझिएगा फिर आप सरचार्ज समझिएगा। देखिए एक सेस होता है भाई, पीछे क्वेश्चन भी आया था ना सेस, तब आपको बताया था कि आगे करूंगा आपको। सेस क्या होता है? देखिए सेस क्या होता है भाई, मान लीजिए आपके ऊपर, आपकी 1 लाख रुपए इनकम थी, ऐसे जनरल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 1 लाख रुपए इनकम है आपकी, और 1 लाख रुपए इनकम के ऊपर आपको लग गया भाई, 1 लाख रुपए इनकम के ऊपर आपको लग गया 10% टैक्स। 10% 1 लाख का कितना हो गया भाई? 10,000 रुपए भाई। 10,000 रुपए तो आपको टैक्स लग गया। उसके बाद सेस क्या होता है भाई? 10,000 के ऊपर 10% और लगे। 10,000 का 10% कितना हो गया? अरे 10,000 के ऊपर 10% यानी कि 1,000 रुपए। 10,000 का 10% 1,000 रुपए, यानी कि 10,000 प्लस 1,000 टोटल कितना टैक्स देगा भाई? वो 11,000। देखिएगा दोबारा समझिएगा, सेस का मतलब होता है भाई टैक्स की रेट के ऊपर टैक्स लगे। टैक्स की रेट के ऊपर टैक्स लगे उसको बोलते हैं सेस। जैसे दोबारा समझिए, आपको कोई बोल दे कि 1 लाख रुपए जिसकी व्यक्ति की इनकम होगी उसके ऊपर 10% इनकम टैक्स लगेगा, और साथ में 10% सेस लगेगा। तो सबसे पहले तो उसकी इनकम से 10% हम टैक्स लेंगे, 10,000 रुपए ले लिए 1 लाख से। उसके बाद इस 10,000 के ऊपर 10% और लेंगे, 1,000 रुपए, तो उसको बोलते हैं सेस। टैक्स की रेट पर टैक्स लगना उसको क्या बोलते हैं जी? सेस। समझे हो भी सेस सभी? उसके बाद देखिए एक होता है हमारा सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? जैसे आपको कोई बोल दे भी 1 लाख रुपए इनकम है, 10% तो आपका हो गया टैक्स रेट, और उसके ऊपर 5% लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है भाई? अमाउंट के अंदर से 5%, उसको बोलते हैं सरचार्ज। अरे सरचार्ज तो क्या होता है? अमाउंट के ऊपर टैक्स लगना। क्लियर है? और सेस क्या होता है? टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसको हम क्या बोलते हैं? सेस। क्लियर अभी समझिए सभी? ठीक है भाई, तो ये लिख लिया भाई सभी ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई टैक्स की रेट से भाई। ठीक है, और सभी के लिए क्या कर दिया गया अभी? अब इसकी रेट को सेम कर दिया भाई। पहले सीनियर सिटीजन को छोड़ दी जाती थी, लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई।
सीनियर सुपर सिटीजन को थोड़ी छूट दी गई है जिनकी एज जो है 80 साल से ज्यादा है। वैसे पूछेगा नहीं भी इतना डेप्थ में क्वेश्चन, फिर भी सुन लीजिएगा भाई। जिनकी एज 80% सॉरी जिनकी एज जो है 80 साल से ज्यादा है, सुपर सीनियर सिटीजन, उनके लिए टैक्स में थोड़ी छूट दी गई। उनके टैक्स रेट क्या है भाई, 0 से 5 लाख जिसकी इनकम होगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा भाई, और 5 से 10 लाख के ऊपर 20%, और 10 लाख से जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। ये सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन के लिए किया गया है भाई। ठीक है भाई, सरचार्ज भी एप्लीकेबल है इनके ऊपर, तो वो इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है भाई हमारे लिए। स्टैंडर्ड ठीक है भाई, बस भाई इतना ही ना भाई। तो देखिएगा भाई क्वेश्चन क्लियर है। 37 नंबर क्वेश्चन, प्रोपोर्शनल टैक्स। उसके बाद देखिए, कंसिडर दी फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में लगाओ। डी अगर आ जाए, डी का मतलब क्या होता है, डिक्रीज यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से आप क्या समझ लोगे, डी से याद रखना कि डिक्रीज करना है, पहले बढ़ता, सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। तो लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग लगाना है इनको। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसके अंदर होती है, करेंसी के अंदर, तो करेंसी सबसे लास्ट में आएगा भाई। अरे समझो ना, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसके अंदर होती है, करेंसी के अंदर। तो इसका मतलब क्या है भाई, करेंसी जो है आईवी जो है सबसे लास्ट में आएगा, यानी कि करेंसी 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 थरी। तो टाइम डिपॉजिट के अंदर सबसे कम लिक्विडिटी, उसके बाद आएगा हमारा सेविंग डिपॉजिट विद बैंक, उसके बाद आएगा डीडी डिमांड डिपॉजिट, और फिर हमारी करेंसी। ठीक है भाई, ये असेंडिंग में भी पूछ सकता है आपसे, डिसेंडिंग में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। देखो भाई, गिवन दी बजटरी पैरामीटर इंक्लूडिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर रिमेनिंग, जिससे हमारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपको मसग्रेव का करवाई थी भी थ्योरी पब्लिक फाइनेंस के नोट से, कि देखिएगा अब इसने क्या बोल दिया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर तो क्या रहे, सेम। पब्लिक एक्सपेंडिचर सेम रहे, देन एज ए रिजल्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ ए टैक्स, और कोई टैक्स लगाया जाए। इफ द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, वो कौन सा टैक्स होगा, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस। देखिएगा स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, इसने 5 प्रकार की बताई थी। स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस जो होता है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, पब्लिक एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की रेट बदले। क्लियर है, टैक्स की रेट बदले, टैक्स की रेट बदलेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगी, यानी कि पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चेंज होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस। एक होता है हमारा इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस, सॉरी स्पेसिफिक, और एक इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स। एक मिनट भाई, हेलो। अभी तो क्लास में हूँ, कैसे तो थोड़ी देर में फोन करूंगा, ठीक है, ओके। देखिएगा भाई, देखो भाई, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस क्लियर है अभी सभी को। स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस क्या होगा भाई, कि एक्सपेंडिचर तो रहे कांस्टेंट, और सिर्फ टैक्स की रेट बदली, तो इससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आएगी। उसके बाद एक इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस होता है जिसके अंदर एक्सपेंडिचर तो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन टैक्स की रेट भी नहीं बदलेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टैक्स का नाम बदल दिया जाएगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस। क्लियर, स्पेसिफिक टैक्स इंसिडेंस और इफेक्टिव इंसिडेंस इसी तरीके से होता है हमारा स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस और इफेक्टिव एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। तो स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस क्या होगा भाई, कि जिसके अंदर टैक्स की रेट तो रहे कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बदले, बढ़े या घटे, एक्सपेंडिचर या तो बढ़ेगा या घटेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर इंसिडेंस। तो इसके अंदर भी बजट रिपल, ये पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा भाई। क्लियर, इससे भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ सकती है। एक होता है हमारा इफेक्टिव एक्सपेंडिचर इंसिडेंस, उसमें क्या हुआ, टैक्स की रेट तो रही कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर का नाम बदल जाए, यानी कि पहले क्या था, एजुकेशन को ज्यादा जा रहा था, अब एजुकेशन के स्थान पर वुमन इंपावरमेंट को दे दिया गया 2%। क्लियर है, यानी कि एक्सपेंडिचर तो सेम ही रहा, 100 करोड़ का 100 करोड़ ही, लेकिन सिर्फ नाम बदल दिया गया, पहले उस फील्ड में ज्यादा एक्सपेंडिचर था, फील्ड को दूसरी फील्ड में कर दिया गया उस एक्सपेंडिचर को। एक इसने बताया था बजटरी इंसिडेंस, बजटरी इंसिडेंस में क्या था, टैक्स की रेट भी बदले और पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बदले, दोनों बदले, तो उसको बोलते हैं भाई बजटरी इंसिडेंस। क्लियर होगा भाई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, द सेल ऑफ ट्रेजरी बिल इज
अरे इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट अभी पब्लिक फाइनेंस के अंदर जिसको भी मसग्रेव की थ्योरम में एक डाउट है तो उसको एक बार जरूर पढ़ोगे। अरे मेरा काम है भाई बताना, अगर आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। चलिए भाई मैं डेली बताता हूँ भाई आपको कि अगर कोई भी ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर आपको डाउट है, कल से हम क्या करेंगे भाई, डेली मैं पूरी थ्योरी एक बार और आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ भाई, कंप्लीट करवाऊंगा अभी। कल से मैं माइक्रो स्टार्ट करवाऊंगा, साथ के साथ ही 15-20 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, पहले जैसे कल कंज्यूमर थ्योरी करवा दूंगा, उसके बाद फर्म थ्योरी करवाई, फिर मैक्रो करवाऊंगा, इसी तरीके से फिर आईटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पब्लिक फाइनेंस सब एक बार आपको दोबारा करवा दूंगा भाई मैं। क्लियर है भाई, सब एक बार थ्योरी दोबारा करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई, और फिर भी आप करते रहिएगा साथ के साथ कि अगर मान लीजिए आपको मसग्रेव की थ्योरम आई है, इसके अंदर आपको डाउट है तो आप कीजिएगा। आपको कोलिन क्लार्क की थ्योरम आई है पब्लिक फाइनेंस, उसमें डाउट है वो कीजिएगा आपको। अरे जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है उसको एक बार पढ़ना ही तो है, सिर्फ 5 से 10 मिनट लगेगी मुश्किल से। नेक्स्ट देखिएगा था सेल ऑफ ट्रेजरी बिल, टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल कौन बेचता है, गवर्नमेंट बेचती है। ट्रेजरी बिल इज कनेक्टेड थ्रू एन ऑक्शन, यस भाई बिल्कुल ठीक बात, पीछे क्वेश्चन आया हुआ था। अरे देखिए उस क्वेश्चन से हमें पता चल गया था भाई कि ट्रेजरी बिल को किसके थ्रू बेचा जाता है, ऑक्शन के थ्रू। अब यहाँ पे उसी क्वेश्चन को पूछ लिया देखो घुमाकर, कि जो सेल की जाती है ट्रेजरी बिल को वो किसके थ्रू की जाती है, ऑक्शन के थ्रू, यानी कि नीलामी की जाती है उसकी, बिल्कुल की जाती है भाई। पीछे शायद वो क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि जब ट्रेजरी बिल को सेल किया जाता है वो उनके प्राइस जो है फर्ली डिसाइड होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। लेकिन मैंने आपको लिखवाया होगा वहां पर कि फर्ली डिसाइड नहीं होते, इसके प्राइस जो है ऑक्शन के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है भाई, दी मेथड हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी, यस भाई। अरे क्यों ऑक्शन करवाई जाती है, ताकि हमें प्राइस का पता लग सके, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक बात और, ट्रेजरी बिल को कहाँ पर बेचा जाता है, ट्रेजरी बिल को जिस मार्केट में बेचा जाता है उसको बोलते हैं गिल्टेज मार्केट। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे आगे, गिल्टेज मार्केट। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का नाम क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्या नाम है, मूडी, शायद मूडी था भाई, पीछे क्वेश्चन आया था ना। तो यूएसए की जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसका नाम क्या है, मूडी। इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का क्या नाम है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ठीक है भाई, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को माइंड में याद रखने की कोशिश किया करो। अब एक बात और लिख लीजिएगा, ट्रेजरी बिल जो, अरे ट्रेजरी बिल बेचकर जब लोन लिया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है गवर्नमेंट, और लॉन्ग टर्म के जब लोन चाहिए होते हैं गवर्नमेंट को तो उसके लिए वो क्या करती है, सिक्योरिटी सेल करती है। लॉन्ग टर्म के लोन के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची जाती है, शॉर्ट टर्म के लोन के लिए ट्रेजरी बिल बेचा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जब किसी प्राइवेट व्यक्ति को लोन की जरूरत होती है तो वो बॉन्ड बेचता है या शेयर बेचता है। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन, द सोशल कॉस्ट कर्व लाइज, कि सोशल कॉस्ट कर्व जो है लाइज अबव द प्राइवेट कॉस्ट कर्व। तो देख लीजिएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल कॉस्ट कर्व यानी कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट कर्व, देखिएगा पहले तो बना दो भाई, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट इक्वल होगा सोशल मार्जिनल बेनिफिट के। क्यों, कैसे पता लगा इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइवेट कॉस्ट और सोशल कॉस्ट में डिफरेंस दे दिया, इसका मतलब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगी, पक्की बात है। देखिएगा क्या बोल रहा है, सोशल मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है किससे, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट से। तो बोल रहा है क्या होगा मार्केट का स्ट्रक्चर, देखिए पढ़िएगा क्वेश्चन को, दी सोशल कॉस्ट कर्व लाइज अबव दी प्राइवेट कॉस्ट कर्व, ऊपर है यानी कि सोशल कॉस्ट कर्व ज्यादा है प्राइवेट कॉस्ट कर्व से। फॉर द प्रोड्यूसर इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी या नेगेटिव, नेगेटिव होगी, क्यों रे। अरे मार्जिन देखिए, उस आदमी की तो कॉस्ट कम आ रही है, वो तो उसके उस व्यक्ति को तो उस चीज के प्रोडक्ट क्या क्वांटिटी के लिए पी मात्रा में ओपी मात्रा में कॉस्ट आ रही है, लेकिन समाज को उससे ज्यादा कॉस्ट आ रही है भाई, OP1 PP1 मात्रा में ज्यादा कॉस्ट आ रही है किसको, सोशल मार्जिन कॉस्ट समाज को। क्लियर है भाई, जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई फैक्ट्री है अभी किसी व्यक्ति की, ठीक है भाई, तो वो जो है उसका जो कूड़ा करकट होता है उसको नदी के अंदर डालता है, तो उससे समाज को तो बहुत ज्यादा बैन करना पड़ता है, लेकिन उसकी अगर जितना उसने पोल्यूशन किया है, अरे जितना उसने इन्वायरमेंट को पोल्यूशन किया है, अगर वो कॉस्ट भी इसके अंदर जोड़ दी जाए तब जाकर प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट किसकी इक्वल होगी, सोशल मार्जिनल कॉस्ट की। इसीलिए तो बोलते हैं कि जब नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में टैक्स लगाना चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो तो टैक्स लगाना चाहिए, और इस टैक्स को क्या बोलते हैं हम, पिगोवियन टैक्स। अरे क्लियर है ना, पिगोवियन टैक्स, पीछे क्वेश्चन पूछ लिया बहुत बार। और जब पॉजिटिव एक्सटर्नल, और एक बात याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम आपसे क्या पता क्वेश्चन पूछ ले कि अगर सोशल मार्जिनल बेनिफिट कर्व जो है वो ज्यादा हो प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट कर्व से, तब बताइएगा मार्केट की क्या स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पर तो दे दे सोशल मार्जिनल बेनिफिट है और यहाँ पर दे दे प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, तो बताइएगा तो क्या होगी, वहां पर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी। देखिएगा कैसे, उस सिचुएशन में क्या होगा, प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट और सोशल मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो जाएंगी। क्या ज्यादा है, सोशल मार्जिनल बेनिफिट, यानी कि समाज को तो ज्यादा फायदा है, लेकिन उस व्यक्ति को उसके पैसे कम मिल रहे हैं, लेकिन समाज को ज्यादा फायदा हो रहा है उससे। तो इस कंडीशन में जो प्रोड्यूसर है उसको क्या देना चाहिए, सब्सिडी दो, वाउचर दो। क्लियर, पीछे क्वेश्चन पूछा था ना कि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है तो उसके लिए क्या करना चाहिए,
वाउचर दो उसको, वाउचर का मतलब क्या होता है भाई, सब्सिडी दो। क्लियर है, ट्रांसफर पेमेंट दो उसको। क्लियर अभी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो देखिएगा भाई, प्रोफ्रेंस परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग क्या होता है देखिएगा, इट एम्फेसिस ऑन आउटकम्स ओनली, नो, इट एम्फेसिस मोर ऑन आउटकम एंड लेस ऑन एक्सपेंडिचर एलोकेशन, यस भाई। वो आउट परफॉर्मिंग एंड परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग क्या होती है भाई, जो इम्फेसिस करती है आउटकम के ऊपर तो ज्यादा और एक्सपेंडिचर के ऊपर कम, तो उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रामिंग बजटिंग। यहीं से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ इफेक्टिव इंसिडेंस, किसका भी इफेक्टिव इंसिडेंस, रिपीट क्वेश्चन है, उर्सुला के इक्स का, पब्लिक फाइनेंस के नोट्स में आपको मिल जाएगा। इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसका गिवन है, उर्सुला के हिक्स का। क्लियर है भाई। टैक्स के जो वो दिए गए हैं भाई, अरे वो क्या बोलते हैं इसको, सेंसस, टैक्स के सेंसस किसके गिवन है भाई, एडम स्मिथ के भाई, कि टैक्स हमें इस तरीके से लगाना चाहिए। और एक्सपेंडिचर के किसके गिवन है भाई, दो, और एक्सपेंडिचर के किसके गिवन है, फिंडले सिराज के भाई, ठीक है। और वो चारों सेंसस कौन कौन से हैं, एडम स्मिथ तो क्या बताता है कि हमें टैक्स किस प्रकार से लगाना चाहिए, चार प्रकार के सेंसस देते हैं, यानी कि चार प्रकार के नियम देता है कि हम इस तरीके से अगर इकोनॉमी के अंदर टैक्स लगाएंगे तो टैक्स से जो रेवेन्यू होगा वो मैक्सिमम जनरेट होगा। सॉरी भाई। और इसी तरीके से वो क्या बोलता है भाई, फिंडले सिराज क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को इस तरीके से एक्सपेंडिचर करना चाहिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी जनरेट हो जाए, तो वो चार प्रकार के सेंसस देता है भाई। क्लियर, तो वो अच्छे से पता होना चाहिए भी सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वोटिंग फेल, वोटिंग फेल समझती कौन सी थ्योरम से क्वेश्चन है, को सॉरी, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के बहुत चांस है भी, एरो, अरे सिलेबस फिक्स है भाई। क्लियर, हर पेपर के अंदर चार पांच क्वेश्चन तो कुछ ऐसे मिलेंगे भी जो हर बार अजीब व गरीब होंगे। फिर आपके पेपर के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी, चार से पांच क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप के होंगे भी, ठीक है, चाहे वो करंट से पूछे हुए अजीब से क्वेश्चन, चाहे वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे। क्लियर है। तो लेकिन 90% या 90 से 95% क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, यही थ्योरी से पूछेगा। क्या पूछेगा, एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम से क्वेश्चन आना है तो आएगा भी पक्का, हेयर डोमर मॉडल से क्वेश्चन आना है तो आएगा भी पक्का। क्लियर है। और हमने 2012 से पेपर करते आ रहे हैं तो क्या होगा भाई, रिपीट क्वेश्चन पूछने के चांस ऑटोमेटिक ज्यादा भाई। तो लगभग 60-70% क्वेश्चन तो रिपीट होती हैं अभी, डिट्टो रिपीट, जिनकी आपको क्वेश्चन भी चेंज नहीं मिलता। समझ रहे हो। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, और थ्योरी माइंड के अंदर क्लियर होनी चाहिए, क्या पता वो वही क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे, अगर क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज करेगा तो वही व्यक्ति उसको हैंडल कर सकता है जिसको थ्योरी की समझ होगी। तो अब देखिएगा, वोटिंग फेल टू जनरेट द एफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ए पब्लिक गुड बिकॉज, बोल रहा है अभी वोटिंग फेल हो जाती है किसके अंदर, पब्लिक गुड्स के अंदर। देखते हैं भाई क्यों, लॉबिंग ग्रुप यूज ब्राइब्स टू चेंज पीपल वोट्स, public goods are not depleted by consumption, public goods cannot be withheld from consumption, voting does not accurately reflect the magnitude of benefits from public good। yes भाई, वोटिंग से हम ये नहीं पता लगा सकते कि पब्लिक गुड से कितना बेनिफिट हुआ है, क्योंकि एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग वोटिंग से जो वो तीन देता भी, ये रूल जो उनके अंदर तीन कंडीशन जो देता है, उनके अंदर से एक ना एक तो वायोलेट होगी होगी, चारों कंडीशन जो एक साथ में फुलफिल नहीं होंगी, ट्रांजिटिविटी, नो डिक्टेटरशिप। क्लियर, इन सभी का आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर है भाई, ट्रांजिटिविटी सब पता होना चाहिए आपको क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आप लिख सकते हो नॉन प्लान के अंदर क्या क्या आता है, लिख लीजिएगा भाई, नॉन प्लान के अंदर क्या क्या आता है भाई, डिफेंस, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडी एंड पेंशन, सब्सिडी एंड पेंशन, ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड, आपको पहले भी लिखवा चुका हूं मैं ये, और सैलरी, ये सभी किस में आएंगी, नॉन प्लान में। और बचा जो भी वो किस में चला जाएगा, प्लान के अंदर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सर्विस, सभी किसके अंदर गई भाई। देखिएगा आप क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लान, कौन सा पार्ट नहीं है, तो यानी कि नॉन नॉन प्लान के अभी आपको लिखवा है डिफेंस भाई, तो डिफेंस इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सोशल सर्विस किसके अंदर चले गए, प्लान के अंदर। अरे यहीं से क्वेश्चन तो याद रख सकते हैं आप, प्लान के अंदर गए, तो आप सिर्फ एक का याद रख लीजिएगा, नॉन प्लान का, प्लान का जो बच गया वो प्लान में ऑटोमेटिक चला गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइम सीरीज ऑफ प्रोडक्शन
यील्ड फॉलोइंग ट्रेंड इक्वेशन, तो आपको दे रखा है भाई y इक्वल टू में 136 इंटू ई की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है आपको, दिस y यहाँ पर प्रोडक्शन है, t टाइम है, फ्रॉम द इक्वेशन इट कैन बी इनफेरेड दैट ग्रोथ रेट ऑफ y इज परसेंटेज टर्म ऑफ, पूछ रखी है भाई ग्रोथ रेट बताओ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है भाई, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, अरे आपको पता है अगर e की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि 100% ग्रोथ रेट हुई है, क्लियर भाई, 100% ग्रोथ रेट है। तो देखिएगा यहाँ से मैं कैसे निकाल सकता हूँ मैं ग्रोथ रेट, 0 × 0 2 1 दे रखा है ना, इसको मैं अगर 100% से मल्टीप्लाई करवा दूँ यानी कि वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या वैल्यू आएगी भाई यहाँ पर, ये डिवाइड करूंगा तो 1000, अरे पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो 1000 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल तो क्या बचेगा 2.1, 2.1%। तो किस रेट से ग्रोथ कर रही है अभी प्रोडक्शन, 2.1% रेट से। अरे समझो भी कैसे निकाला है, अरे कैसे एब्सोल्यूट फॉर्म में कर सकता हूँ इसको कन्वर्ट में, 0.021 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो क्या आएगा मेरा 2.1। नेक्स्ट देखिएगा भाई, विच इज नॉट ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो आपको पता है टी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फिशर एफ टेस्ट भी है, का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, पसान डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पसान डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर है, याद रख लीजिएगा भैया कोई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन रिपीट पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, पीछे एक क्वेश्चन पूछा था कि को वो सॉरी रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम ऑप्शन थे, क्लियर है। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो तो स्केल, तो वो किससे इंडिपेंडेंट होता है अभी, चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल ओनली, और जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल बोथ से इंडिपेंडेंट होता है, उस टाइम आपको लिखवाया भी होगा उस टाइम वहां पर कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो बोथ से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्केल में चेंज से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की फोटो फोन के अंदर खींच लीजिएगा, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर इंडिपेंडेंस, आपको पता है डिपेंडेंस इंडिपेंडेंसी कहां पर होगा, मल्टीप्लिकेशन लॉ में, क्लियर। एडिंग लॉ अगर दिया हुआ तो एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मिलेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि एक बॉक्स है उसके अंदर दो इस तरीके से एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली इंक्लूसिव होगा तो इस तरीके का होगा भाई, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ लागू होते हैं भाई, तो इंडिपेंडेंस बोल रहा है भाई कौन सा नोट सेटिस्फाई करता है इंडिपेंडेंस को, तो डी आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डी तो एडिशन लागू करता है भाई, देखिएगा पी ए बाई बी ये भी मल्टीप्लिकेशन लॉ में यूज होता है, ये भी मल्टीप्लिकेशन लॉ में, ये भी मल्टीप्लिकेशन लॉ में, क्लियर है, क्लियर भाई, ये मल्टीप्लिकेशन लॉ में यूज होता है, लेकिन जो डी वाला है ये मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंस के अंदर इसका कोई रोल नहीं, ये किस में यूज होता है, ये यूज होता है भाई हमारा एडिशन लॉ के अंदर, ठीक है भाई। तो इसलिए इसका आंसर ये किया हमने डी, क्योंकि इसने पूछा कौन सा सेटिस्फाई नहीं करता, अरे मल्टीप्लिकेशन लॉ के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी बी ऑफ बी चाहिए, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेशन लॉ के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी नहीं चाहिए, इसलिए इसका आंसर हमने डी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन किससे मेजर करेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर ऑफ डिस्पर्जन यानी कि बिखराव को दिखाता है, इस क्वेश्चन को आपको मैं करवाऊंगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का आगे, जब मैं आपको कराऊंगा रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ये क्वेश्चन यहाँ से भी कंफर्म है। रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी क्या होता है अभी, रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी कि जब आपको मान लीजिए आपको दो जॉब मिल गई है, ठीक है, एक जॉब तो ऐसी है जिसके अंदर फिक्स सैलरी है, लेकिन एक जॉब ऐसी है जिसके अंदर आपकी सैलरी जो है बढ़ने के बहुत ज्यादा चांस है, लेकिन जॉब सिक्योर नहीं है, क्लियर। इस तरीके से जब आपको दो या चार जॉब गिवन हो उसके अंदर से आपको एक जॉब सेलेक्ट करनी हो, तो उस कंडीशन में आप कैसे डिसीजन लोगे कि मैं कौन सी जॉब करूं, क्लियर। तो उसका पता हम लगाते हैं रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी के थ्रू, ठीक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक अभी, ये हम आगे करेंगे अभी। 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है अभी रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी का, 21 के अंदर भी आया हुआ है भाई, ठीक। तो देखिएगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्टेरिफाइड रैंडम सैंपलिंग किससे मैच करेगा, अरे स्टेरिफाइड रैंडम सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग, अरे स्टेरिफाइड में क्या होता है स्ट्रेटा में बांट लेते हैं, पीछे क्वेश्चन आया था ना, तो एक किसी गांव के अंदर फार्मर है 100 फार्मर, उनको मार्जिनल स्मॉल और मीडियम के अंदर डिवाइड कर लिया, उसके बाद उससे डाटा कलेक्ट किया, उसको क्या बोलते हैं स्टेरिफाइड रैंडम सैंपलिंग। तो ये किसके ऊपर बेस्ड है भाई, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग। कॉफी मीन ग्रेटर देन मोड होता है, आपको पता है पॉजिटिव स्क्यूनेस होती है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन एनालिसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, पेपर थर्ड जून 2016 का भाई, देखिएगा पेपर नंबर थर्ड, फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी रिलीज्ड व्हेन,
गवर्नमेंट प्रोमोट्स बोल रहा है। अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होते हैं? 15 से 64 साल की आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या को हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। बोल रहा है कि फुल डेमोग्राफिक डिविडेंड कब रिलीज होंगे? जब गवर्नमेंट प्रोमोट करे। सोशल सिक्योरिटी बिल्कुल, मोर इंटेंसिव ग्रोथ ये, मोर कैपिटल मार्केट ये, या मोर स्किल डेवलपमेंट, बोलिएगा भाई इन चारों में से कौन सा करे जिससे डेमोग्राफिक डिविडेंड को फायदा मिले? किस क्या करे भी? सोशल सिक्योरिटी बढ़ा दे, इंटेंसिव ग्रोथ कर दे, या कैपिटल मार्केट क्या करे भी? मोर स्किल डेवलपमेंट, यानी कि आईटीआई ज्यादा से ज्यादा खोले, पोलटेक्स, क्लियर भी? इस तरीके का जहां पर जो है व्यक्ति को स्किल किया जा सके, लेबर को स्किल्ड किया जा सके, ताकि डेमोग्राफिक डिविडेंड से हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। क्लियर? मोर स्किल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि जहां पर स्किल बेस्ड सिस्टम हो। ठीक है भाई। अरे इंडियन एजुकेशन तभी तो पीछे है भाई। इंडिया में व्यक्ति जो है एजुकेट तो हो जाता है, लेकिन उसको रोजगार तो नहीं मिल पाता। क्लियर? इंडियन एजुकेशन ये नहीं सिखा पाती भाई कि व्यक्ति जो है उसको रोजगार अब कैसे मिलेगा। क्लियर? तो एजुकेशन किस तरीके से होना चाहिए भाई कि अगर आप 20 साल एजुकेशन करते हो तो उसके बाद आपकी जॉब की जो है सिक्योरिटी होनी चाहिए, कि आपको इस फील्ड के अंदर जॉब जो है वो श्योरिटी श्योरिटी है आपकी 100% की आपको वहां पर जॉब अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द जनरल फर्टिलिटी रेट? तो जनरल फर्टिलिटी रेट के लिए कौन सा ट्रू है? इट इज एन एक्चुअल मेजर ऑफ फर्टिलिटी रेट। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होती है? कि एक्चुअली कि एक महिला ने एवरेजली कितने बच्चों को जन्म दिया, यही होती है जनरल फर्टिलिटी रेट। तो ये एक्चुअल मेजर होता है या पोटेंशियल होता है? ये होता है भाई पोटेंशियल मेजर। क्या होता है भाई? पोटेंशियल। पोटेंशियल मेजर क्या होता है भाई? अरे ये बताता है भाई चांस, कि अरे ये देखिए एक्चुअल का मतलब था कि ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या भाई कि एक्चुअली एक महिला ने 2.3 बच्चों को जन्म दिया, तो ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये क्या होता है भाई? ये हमारा एवरेज निकालते हैं हम। क्लियर है? और एवरेज कभी भी एक्चुअल नहीं होता। क्लियर? इसलिए क्या होता है भाई? पोटेंशियल मेजर होता है फर्टिलिटी का, ना कि एक्चुअल मेजर। जनरल फर्टिलिटी रेट हो गई, टोटल फर्टिलिटी, ये सभी क्या है भाई? पोटेंशियल मेजर है फर्टिलिटी के, ना कि एक्चुअल। क्लियर है? ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक महिला 2.3 या 2.7 बच्चों को जन्म दे। क्लियर? तो इसलिए क्या आंसर आएगा? इट इज ए पोटेंशियल मेजर। थर्ड ऑप्शन पढ़ के देखिए, इट इज एन एक्चुअल मेजर, नो। इट इज बेस्ड ऑन हाइपोथेटिकली एज स्पेसिफिक बर्थ रेट्स प्रोफाइल, नो। क्लियर? भी तो क्या है? इट इज ए पोटेंशियल मेजर ऑफ फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग कर्व्स इज यूज्ड टू डिपिक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा भाई कि इनमें से कौन सा कर्व ऐसा है जो पॉपुलेशन के बिहेवियर को शो करता है? देखिए नॉर्मल कर्व का आप सभी को पता ही है भाई, क्या सी शेप होती है नॉर्मल कर्व की? इस तरीके से बेल शेप्ड भाई। अरे बेल शेप्ड होता है ना नॉर्मल कर्व, यहाँ पे माइनस की वैल्यू, यहाँ पे प्लस की वैल्यू, यहाँ पे पीक होती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर भाई? ये क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा नॉर्मल कर्व की शेप ये। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का शेप कैसी होती है भाई? इस तरीके की, ई की वैल्यू 2.71, ई इक्वल टू 2.71, यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो बढ़ता ही बढ़ता जाता है। ठीक है? लॉजिस्टिक कर्व की शेप कैसी होती है? देखिएगा लॉजिस्टिक कर्व की शेप होती है भाई कुछ इस तरीके से, एक टाइम तक बढ़ेगा उसके बाद घटना शुरू। ओजाइव क्या होता है? ओजाइव कर्व होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के हेल्प से निकलता है इस तरीके से, ये भी एक टाइम के बाद बढ़ता जाता है। यहाँ पर क्या होता है भाई? कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर इनकम। ठीक है भाई? तो ये बढ़ता जाता है, इसको बोलते हैं ओजाइव। ठीक है? तो यहाँ पर पॉपुलेशन बिहेवियर को कौन सा शो कर रहा है? नॉर्मल कर्व, नो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बढ़ती जाए ऐसा भी नहीं होता, तो पॉपुलेशन बिहेवियर को शो कर रहा है भाई लॉजिस्टिक कर्व। कैसे भाई? कि एक टाइम तक तो इनकम बढ़ती जाती है, लेकिन एक टाइम के बाद इनकम का बढ़ना क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ठीक है भाई? तो ये लॉजिस्टिक कर्व शो करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमंग दी सोशो इकोनॉमिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट इन इंडिया? कि हाई बर्थ रेट इंडिया के अंदर क्यों होती है, उसका रीजन पूछ रहा है। लार्ज स्केल पॉवर्टी, बिल्कुल भाई रीजन है भाई। अरे पॉवर्टी ज्यादा है गरीब व्यक्ति के, यहीं पर भी वहीं, अरे गरीब व्यक्तियों के अंदर ये होता है भाई कि ज्यादा बच्चे होंगे तो वो ज्यादा कमा कर देंगे भाई, ऐसा क्लियर है भाई। उनका ये थॉट होता है भाई। लार्ज स्केल पॉवर्टी, यस। हाई मोर्टिलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ पुअर पेरेंट्स, यस भाई। सिक्योरिटी रखते हैं भाई कि वो अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद भी उनके पास बच्चे हों। प्रीवलेंस ऑफ अंडर एज मैरिज, सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? कि अंडर एज मैरिज कर देते हैं। अरे अंडर एज मैरिज कर देते हैं तो उसकी वजह से भी जो है फर्टिलिटी रेट बढ़ती है भी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। एडवर्स सेक्स रेशियो, इसका कोई रिलेशन नहीं है। अरे एडवर्स सेक्स रेशियो का कोई रिलेशन नहीं है इंडिया के अंदर। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो एडवर्स सेक्स रेशियो, तो ये तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम करता है एडवर्स सेक्स रेशियो, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है भाई? फीमेल तो कम है और मेल ज्यादा है। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रू। नेक्स्ट, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्म अभी पूछेगा आपसे, फर्स्ट पेपर के अंदर पूछे, इकोनॉमिक्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछे, यहाँ से पूछने के चांस है भाई। क्लियर? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब आता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे
अरे 5 जून को पता होगा भाई सभी को। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। अरे पॉपुलेशन डे को आप कैसे याद रख सकते हो? पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, यानी कि 2 पाँव। अरे पॉपुलेशन के जो 2 पाँव होते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो 11 जुलाई। ठीक है भाई, पॉपुलेशन डे। वाइल्ड लाइफ डे, वाइल्ड लाइफ डे कब होता है अभी? 22 मार्च को। और वाटर डे कब होता, सॉरी, वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को भी, सॉरी, वाइल्ड लाइफ डे होता है अभी 3 मार्च को। वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे कब होता है? 22 मार्च को वाटर डे होता है। और 22 अप्रैल को क्या होता है भाई? अर्थ डे, अर्थ डे 22 अप्रैल को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द कोस्ट थ्योरम सुगेस्ट दैट प्राइवेट नेगोशिएशन। कोस्ट थ्योरम सभी को क्लियर होगी भाई, वो कुत्ते वाला एग्जांपल लिया था। कोस्ट थ्योरम suggest that private negotiation will lead to the correction of market failure when। कि कोस्ट थ्योरम क्या सुगेस्ट करती है कि प्राइवेट जो नेगोशिएशन है वो कब सक्सेसफुल होगा? जब फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल हो, ओनली ए फ्यू पीपल आर इन्वॉल्व, कि कुछ ही व्यक्ति ऐसे हो जो उसके अंदर इन्वॉल्व, यानी कि कुत्ते से परेशानी एक दो व्यक्ति को ही हो, ये ना हो कि सभी को, या ये ना हो कि सभी के घर में कुत्ते हैं तो किस किस को नेगोशिएट करते फिरोगे आप। क्लियर है? तो जो पीपल हैं वो फ्यू होने चाहिए भाई। प्रॉपर्टी राइट आर क्लियरली रिकॉग्नाइज्ड। यस, प्रॉपर्टी राइट आर फुली डिफाइंड। इसका मतलब क्या है भाई? कि उस व्यक्ति को कुत्ते रखने का अधिकार होना चाहिए उस सोसाइटी के अंदर, तभी मैं उसको करूंगा भाई। अरे कंपनसेट तभी करूंगा मैं उसको। नेगोशिएशन कॉस्ट आर लो, यानी कि जहां पर बैठकर वो मीटिंग करे वहां पर कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम। बिल्कुल ठीक बात। पीपल आर हैविंग एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल गलत। पीपल को फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अरे दोनों को फुल इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो नेगोशिएट कर सकेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, क्लियर है, उसको पता ही नहीं है भाई कि मैं कैसे, अगर उसको यही इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई कि उसको इस कुत्ते से इनकम कितनी हो रही है, इसको इसका प्रॉपर्टी राइट मिला हुआ भी है या नहीं, क्लियर, तो इसके अंदर क्या है भाई? इन्फॉर्मेशन फुल होनी चाहिए। तो डी तो आएगा नहीं भी, तो वो करेक्ट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कर लीजिएगा भी क्वेश्चन को अच्छे से। नेक्स्ट देखिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस इज ए लेवी टैक्स ऑन। तो देखिएगा भाई, सेस क्या होता है भाई? सेस का आपको पता चल गया होगा भाई, टैक्स का एक परसेंटेज लगाना भी हिस्सा, उसको बोलते हैं टैक्स। सरचार्ज का भी आपको पता चल गया होगा। तो देखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस किसके ऊपर लगाया जाता है भाई? मोटर व्हीकल्स के ऊपर। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर कौन यूज करता है? रोड, हाईवे कौन यूज करता है भाई? मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं भाई, तो इसलिए वो टैक्स किसके ऊपर लगता है भाई? टोल टैक्स वगैरह मोटर व्हीकल्स के ऊपर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिएगा। SLR कैन बी डिफाइंड एज, पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, अब की बार भी क्वेश्चन है कि SLR को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? एल देखिएगा यहाँ पर क्या है, टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, तो पक्की बात है एल तो नीचे आएगा। ठीक है भाई। ER एक्सेस रिजर्व, IES क्या है? इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूवल सिक्योरिटीज, यस। करंट अकाउंट बैलेंस, तो ये सभी ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एल। तो ये मेरा क्या होता है? सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब कितना है SLR, CRR कितना है, बैंक रेट कितनी है, क्लियर भी, MSFR मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो कितना है, सब आपको लिखवा चुका हूँ मैं। क्लियर, तो सब आप अच्छे से याद कर लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच अमंग द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, की इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका रिजल्ट निकल कर आएगा कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन जब मैं आपको बताता था ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स के बारे में, तब आपको करवाता था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक से सिक्योरिटी खरीद ले तो क्या होगा? अरे मनी सप्लाई बढ़ेगी भाई। अरे कैसे भाई? देखिएगा, गवर्नमेंट ने ट्रेजरी एक बॉन्ड बेच दिया भाई 100 रुपए लिख करके, 1 साल बाद 110 रुपए मिलेंगे। 100 रुपए का बॉन्ड 110 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अरे सॉरी, 100 रुपए के अंदर बॉन्ड बेच दिया 110 रुपए का। अरे सरकार अगर बॉन्ड बेचे तो उसको क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। लॉन्ग रन के लिए लोन लेती है तो उसको सिक्योरिटी बोलते हैं, शॉर्ट रन के लिए लेती है तो उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करती है तो मनी सप्लाई टाइट होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है पब्लिक से, और जब बेचती है तो पब्लिक के पास पैसा आ जाता है। क्लियर, तो इससे क्या होता है? मनी सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट वाला तो ठीक है। सेकंड पढ़ के देखिएगा, डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक, कि कॉमर्शियल बैंक के अंदर पैसा जमा करवा दे तो इससे तो कमी होगी भाई मनी सप्लाई की, तो ये तो आएगा नहीं। थर्ड पढ़ के देखिएगा, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक यानी कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर उधार लेती है पैसा, तो इसका मतलब क्या समझोगे? इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा उधार लिया तो उसका क्या करेगी? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खर्चा करेगी कहीं ना कहीं पर।
उसके बाद डी ऑप्शन पढ़ के देखिएगा, सेल ऑफ गवर्नमेंट, अगर बेचेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को तो मनी सप्लाई टाइट होगी ना कि बढ़ेगी। तो इसने पूछा बढ़ेगी किससे, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज इसका आंसर हो जाएगा अभी फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है भाई। अरे अगर किसी को डाउट है इस तरीके के क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाएंगे आगे। नेक्स्ट चलिएगा, द बैंक विच आर इम्प्लीमेंटिंग द माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम लिंक्ड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे कालिया हेल्प ग्रुप हो गया भाई, ये सभी क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992 के अंदर आया था भाई ये। तो ये सभी प्रकार के बैंक को प्रोवाइड करवाते हैं भाई, हिंदी में पढ़ के देख सकते हो आप इसको क्या बोलता है देखिए। वो बैंक जो स्वयं सहायता समूह से संबंधित लघु वित्तीय कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहे हैं वे हैं, वाणिज्यिक बैंक भी आएंगे, क्षेत्रीय यानी कि रीजनल रूरल बैंक भी आएंगे और कोऑपरेटिव बैंक भी आएंगे, तीनों आएंगे भाई। ठीक है, तो याद याद रख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉल्ड एन एज एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर ऑफ, एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर यानी कि मॉनेटरी बेस की बात पूछ रहा है अभी, कौन सा होता है मॉनेटरी बेस, M3। क्लियर अभी। क्यों होता है अभी मॉनेटरी बेस M3, क्योंकि सारा का सारा सेंटर गवर्नमेंट के अंडर में होता है, इसलिए मॉनेटरी 3 को M3 को मॉनेटरी बेस माना गया है। M1 और M2 क्या होती है, नैरो मनी, M3 और M4 क्या होती है, ब्रॉड मनी। क्लियर है ना, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, द ट्रेडर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ लॉस इन करेंसी फ्लक्चुएशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, रिस्क को रिड्यूस किया जाता है कवरेज ऑफ रिस्क, एजिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, अमंग द रीजन, अरे देखिएगा पीछे ये कैसे पूछते थे भाई कि एजिंग का मेन काम क्या है, अरे पीछे क्वेश्चन पूछते थे व्हाट इज एजिंग, कवरिंग ऑफ रिस्क, अब की बार क्या बोल रहा है, व्हाट इज कवरिंग ऑफ रिस्क, कौन करता है, एजिंग। तो क्वेश्चन को क्या करेगा भाई, वो सिर्फ घुमा सकता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमंग द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया 2015 की बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं हमारे लिए, छोड़ दीजिएगा इसको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, ओरिजिनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, कि मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया वाज, करंट टाइम के अंदर SLR की मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट कितनी है, लिख लीजिएगा 0 से 40%। ठीक है भाई, करंट टाइम के अंदर सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो की लोअर लिमिट कितनी है, 0%, और अपर लिमिट कितनी है, 40%। और लिख लीजिएगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो की, CRR की अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिख लीजिएगा, 3% मिनिमम है और 20% मैक्सिमम है। लिमिट आपसे CRR की भी पूछ सकता है भाई, ठीक है। और करंट टाइम के अंदर है कितने, ये SLR कितना है, CRR कितना है, बैंक रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट सब क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट चलिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग आर दी रिकमेंडेशन ऑफ द उर्जित पटेल कमेटी रिपोर्ट ऑफ एन मॉनेटरी पॉलिसी, जो 2014 के अंदर आई थी, उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट। तो उस, और कल आपको भाई करवाया था पॉवर्टी एस्टिमेशन, तो उसका नोट्स ग्रुप के अंदर सेंड कर दिया, अभी एक बार उसको पढ़ लेना आप, ठीक है भाई। वैसे मैं करवा चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट जो है वो करवा दिया आपको, कि सबसे पहले आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर मैं बात करूँ तो वाई की अलग कमेटी आई थी, उसके बाद जो अभी तक हमारी चलती आ रही है वो सचिन तेंदुलकर कमेटी है, उसके बाद वो रंगाराजन कमेटी आई 2014 के अंदर, उसके बाद अरविंद पनगाड़िया टास्क फोर्स आया 2015 के अंदर। क्लियर अभी। और अभी तक हमारे चल कौन सी रही अभी, सचिन तेंदुलकर कमेटी वाली जो 2011 के अंदर आई थी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, देखो भाई, उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, कर्टेलमेंट ऑन द फिस्कल डेफिसिट, कि राजकोषीय घाटे को कम करना, फिक्स करना भी एक पॉइंट पे, इन्फ्लेशन एनकोट एट 4%, अरे आपको लिखवाता नहीं क्या मैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना +-2%, अरे +-2% पर लेकर आना है, 4% तक इसकी लिमिट दी गई है। क्लियर है। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट है, ये क्या बोल रहा है भाई कि प्रोवाइडिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी यानी कि जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में लिक्विडिटी पहुंचाई हम कहां पर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, बताओ भाई, सेबी। क्लियर है भाई, याद रख लेना भाई, सैचुरेटरी बॉडी बन चुकी है अब सेबी, ठीक है। पैगिंग द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी, ऐसा कुछ नहीं बताया था भाई, ये एक्सचेंज रेट को हम पैक करेंगे। क्लियर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बताया, ये रिकमेंडेशन की थी उर्जित पटेल कमेटी जो 2014 के अंदर आई थी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। तो आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, उर्जित पटेल कमेटी किससे मैच करवाओगे मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। मोनेटराइज्ड डिसएग्रीड विद द फिलिप्स कर्व एनालिसिस, ये बोला भी मोनेटरिस्ट जो थे वो डिसएग्री करते थे फिलिप्स कर्व को, किसकी बात करा, मोनेटरिस्ट यानी कि मिल्टन फ्रीडमैन। बिल्कुल भाई डिसएग्री करता था, वो क्या बोलता था कि ये जो रिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन के अंदर नो ट्रेड बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, लॉन्ग रन में कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर, लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व वर्टिकल होगा।
तो देखिएगा देर आर नो यूनिक कोरस्पेंडेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट विद रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यस बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन। अरे मोनेटरिस्ट डिसएग्री थे फिलिप्स कर्व के साथ, क्यों डिसएग्री थे? क्योंकि उनका मानना था कि लॉन्ग रन के अंदर नो यूनिक कोरस्पेंडेंस ऑफ इन्फ्लेशन रेट एंड रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में लॉन्ग रन में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर? एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड थी। ओरिजिनल फिलिप्स कर्व स्टैटिक एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन वाला रैशनल एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। Who among the following economists consider the rate of interest to influence the transaction demand for money? गिवन में से किस इकोनॉमिस्ट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिया था इन्फ्लुएंस ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी के लिए? तो डब्ल्यू जी वोमल ने लिया था। भी क्या थी इसकी मनी डिमांड की थ्योरी? एवरेज मनी होल्डिंग इज, अरे इसने बताया था ना कि कितनी मनी की डिमांड करे वो डिपेंड करेगा वाई एफ डिवाइड बाई टू आई। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो एवरेज मनी होल्डिंग कम करो, अगर फिक्स कॉस्ट ज्यादा तो एवरेज मनी होल्डिंग ज्यादा करो। क्लियर है ना? याद रख लीजिएगा, मनी डिमांड की थ्योरी से क्वेश्चन कंफर्म है। 80 नंबर क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइजिंग एनपीए। एनपीए क्या होता है लिख लीजिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है भाई? यानी कि वो पैसा जो बैंक का डूब गया हो, वापस नहीं आ रहा हो, उसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो इनमें से कौन सा जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राइजिंग एनपीएस ऑफ बैंक इन इंडिया, के इंडियन बैंकों के एनपीएस बढ़ने के कारण पूछ रखे हैं भाई। राइजिंग एनपीएस आर ड्यू टू स्लो डाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, की वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई है, इस वजह से जो है एनपीए बढ़ गया। यस। प्राइवेट सेक्टर बैंक हैव लोअर एनपीएस इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर बैंक, बिल्कुल ठीक बात है भाई ये भी, कि प्राइवेट बैंकों के एनपीए तो कम है, जबकि कम पब्लिक जो सरकारी बैंक है उनकी एनपीए ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है भाई। क्लियर है भाई? प्राइवेट बैंक तो बिना सिक्योरिटी के पैसा ही नहीं देता भाई, समझ रहे हो भाई? और थर्ड क्या बोलता है, राइजिंग एनपीएस आर ड्यू टू ड्रॉट्स इन इंडिया, क्या बोल रहा है भाई कि सूखे की वजह से, सूखे की समस्या की वजह से जो है इंडिया के अंदर जो है एनपीएस बढ़ गया है। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एनपीएस सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए हैं। एनपीए की अगर मैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए ऐसा है जो वापस नहीं आया है। क्लियर है? सारा का सारा मेजोरिटी ऑफ एनपीएस की बात मैं करूं तो जो पैसा लेकर भाग जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी पीछे नीरव अंबानी ये सभी भागे थे भाई। क्लियर है? तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है इनके अंदर रेशियो ज्यादा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बट ये थर्ड वाला नॉट करेक्ट। नीरव मोदी था ना भाई वो जो अभी पीछे गया था। नेक्स्ट देखिएगा भाई, अमंग अदर थिंग विच वन, और अभी पीछे एक न्यूज आई हुई थी भाई, तो जब अरे पीछे एक न्यूज आई हुई थी ना कि कोर्ट के अंदर केस चला हुआ था, तो उसने उसके ऊपर जुर्माना कुछ 2,000 रुपए के आसपास लगाया है भाई। और शायद अभी कंफर्म नहीं है अभी मुझे न्यूज की 30 डेज की या 2 महीनों की कुछ जेल हुई है अभी उसको। क्लियर है? जो पहले भागा था अभी, उसका नाम क्या था, माइंड से स्लिप हो गया भाई मेरे। ठीक है भाई? तो उसको क्या है भाई, उसके ऊपर केस चला हुआ था, तो उसको जो कोर्ट से फैसला आया उसको 2,000 रुपए कुछ उस अमाउंट उसको टैक्स वो देना है भाई, उसका कॉस्ट, और 2 महीने की शायद सजा सुनाई गई है उसको। क्लियर? ऐसा कुछ था भाई। नेक्स्ट देखिएगा, अमंग अदर थिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द पर्पस फॉर विच दीपक पारेकस कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। बोल रहा दीपक पारेकस कमेटी की क्या पर्पस था, उसका पर्पस क्या था देखिएगा। टू स्टडी द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, टू सुगेस्ट द मेजर फॉर फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सुगेस्ट करता है फाइनेंस एंड डेवलपमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, यहीं से याद रख लीजिए, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सिक कंपनी, देखिएगा सिक कंपनी क्या होती है, इसने डेफिनेशन दे भी रखी है। सिक कंपनी इज डिफाइंड एज वन हुज accumulated losses in any financial year are equal to more than 50%। सिक कंपनी यानी कि बीमार कंपनी बोल सकते हो, रगुण कंपनी बोल सकते हो, बीमार कंपनी। बीमार फर्म कौन सी होती है, जिसका खर्चा 1 साल के अंदर उसके फाइनेंशियल की 50% से ज्यादा अगर हो। देखिएगा, तो जिसका जो घाटा है वो इन एनी फाइनेंशियल ईयर आर इक्वल टू मोर देन 50% ऑफ एवरेज नेटवर्थ ड्यूरिंग प्रीवियस 4 फाइनेंशियल ईयर, 4 साल में जितना उसका, मान लीजिए 4 साल के अंदर उसकी जो नेट वर्थ है वो है 5 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ का अगर 50% से ज्यादा उसको 1 साल में लॉस हो जाए किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको बोलते हैं रगुण कंपनी या बीमार कंपनी। ठीक है, तो ये बात ठीक है अभी बिल्कुल। सिक कंपनी की डेफिनेशन यहीं से याद रख लेना भाई। द गवर्नमेंट सेटअप बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन इन 1987, ये बात भी ठीक है भाई। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन जो आया था वो 1987 में आया था। 2016 के अंदर इसको खत्म कर दिया, इसके स्थान पर आया था भाई, अरे 2016 के अंदर
BIFR यानी कि बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन को खत्म करके इसके स्थान पर लेकर आए थे नेशनल कंपनी लॉ ऑफ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल लेकर आए थे इसके स्थान पर। ठीक है भाई, तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग टैक्स करेक्टली डिस्क्राइब देयर कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग करना है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में टैक्स रेवेन्यू। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी गिवन है, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, कॉर्पोरेशन टैक्स, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स कर लेना भाई ये। ठीक है भाई, ठीक है, अगर जीएसटी गिवन होगा तो टॉप में जीएसटी आ जाएगा, इनडायरेक्ट ये क्लियर अभी कर लेना भाई सभी। नेक्स्ट चलिएगा। विच फाइनेंस कमीशन हैज यूज्ड फॉरेस्ट कवर एज ए क्राइटेरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो फॉरेस्ट कवर का 15 फाइनेंस कमीशन में कितना लिया गया है शेयर, आपको पता होना चाहिए भाई, क्लियर है। तो अब की आपसे क्वेश्चन पूछेगा 15 फाइनेंस कमीशन से, क्लियर, तो 15 फाइनेंस कमीशन को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइजमैन, देखिएगा पब्लिक फाइनेंस से फिर क्वेश्चन आया है। अकॉर्डिंग टू पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज ओवर टाइम इन स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, क्लियर अभी। क्यों, क्योंकि दिस हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन दी, क्योंकि ये हाइपोथेसिस बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट यस, कंसंट्रेशन इफेक्ट यस, एंड इंस्पेक्शन इफेक्ट, तीनों इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलता है सिस्टम। तो बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन, सॉरी डी आंसर भाई, बोथ आर करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन वाला आएगा भाई, डी वाला। ठीक है भाई, तो कर लेना भाई इसको। अगर इसके अंदर डाउट है, कोलिन क्लार्क की थ्योरम थी कि अगर गवर्नमेंट टोटल जीडीपी 25% से ज्यादा टैक्स लगाएगी तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इन दी इन इंडियन कंटेक्स्ट दी स्टडी ऑफ पॉवर्टी वर मेड बाय, कि पॉवर्टी के ऊपर स्टडी किस किसने की थी, पीछे क्वेश्चन आया हुआ था ब्लैक मनी के ऊपर। ठीक है भाई, तो वो भी क्वेश्चन था, तो देखिएगा। आईजी एहलूवालिया ऐसा है जिसने इसके ऊपर स्टडी नहीं की थी, और सभी ने की थी, डांडेकर एंड रैक, पीके बर्नादान और बीएस मिन्नास, याद रख लीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमल टैक्सेशन, ऑप्टिमम टैक्सेशन की बात कौन करता है भाई, मैंक्यू, मैंक्यू, मैंक्यू बात करता है ऑप्टिमल टैक्सेशन की। ये क्या बोलता है भाई कि टैक्स कम कर दो, कि टैक्स कम कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल टैक्स की रेट को कम करना, उसके क्या बोलता है, ऑप्टिमल टैक्स। ठीक है भाई, किसका गिवन ऑप्टिमल टैक्स का कॉन्सेप्ट, जी मैंक्यू, उर्सुला के हिक्स का क्या गिवन है भाई, इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस, इफेक्टिव टैक्स इंसिडेंस उर्सुला के हिक्स का गिवन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। टू रीच एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट लेवल, इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट लेवल कहाँ पर होता है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पर, सबसे पहली बात तो यही माइंड में बिठा लीजिएगा। टू रीच एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट लेवल द साइज ऑफ एन एक्साइज टैक्स imposed on a firm generating negative externality should be, देखिएगा भाई क्या बोल रहा है। ये तो एक्सटर्नलिटी से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट का लेवल कहाँ पर होता है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पार्ट पर, पॉइंट पर। ठीक है भाई, देखिएगा, टू रीच एन इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट लेवल द साइज ऑफ एन एक्साइज टैक्स imposed on a firm generating negative externalities, बोल रहा है कि भाई उसके ऊपर हम कितना टैक्स लगाएं कि इकोनॉमिकली एफिशिएंट आउटपुट का लेवल हो जाए। अगर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज मार्केट के अंदर है तो क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, सीधी सी बात है। उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, पिगोवियन टैक्स। अब देखिएगा, द फर्म मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल, सोशल कॉस्ट के इक्वल, द डिफरेंस बिटवीन सोशल मार्जिनल कॉस्ट एंड फर्म मार्जिनल कॉस्ट, यस, सोशल मार्जिनल कॉस्ट और प्राइवेट मार्जिनल कॉस्ट का जो डिफरेंस है उतना टैक्स लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एसएमसी किसके इक्वल हो जाएगा, पीएमसी के। क्लियर है ना सभी को, तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे भाई, एसएमबी प्लस पीएमबी, बेनिफिट भी इक्वल, कॉस्ट भी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा भाई। पिगोवियन टैक्स इज ऑल्सो नोन एज सर्विलेंस टैक्स, पीछे क्वेश्चन आया था ना। नेक्स्ट चलिएगा भाई। Which among the following is the reason of, sorry, which among the following is the reason for convergence exhibited by the solo growth model, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने और कहाँ पर पढ़े हैं, कोवैम मॉडल के अंदर। तो कोवैम मॉडल में कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कब होगा, डाइवर्जेंस तो तब होगा जब सप्लाई का स्लोप ज्यादा हो डिमांड से, कन्वर्जेंस तब होगी जब डिमांड का स्लोप ज्यादा हो सप्लाई से। अरे क्लियर है ना, कोवैम मॉडल कर लेना अच्छे से। तो कन्वर्जेंस, सोलो मॉडल में कन्वर्जेंस क्यों होती है, कन्वर्जेंस का मतलब है स्टडी स्टेट, यानी कि इनकम जो है वो इस पॉइंट पर, ये कन्वर्जेंस रुक क्यों जाती है इस पॉइंट पर आकर, क्योंकि डिक्लाइनिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यस, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल घटती रहती है। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिएगा। सोलो मॉडल से क्वेश्चन कंफर्म 100%।
ये जितने भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मॉडल है उनसे एक एक क्वेश्चन कंफर्म है भाई। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट वाज नॉट कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस लेबर। सरप्लस लेबर से लेविस था भाई, पाइंडरेनिस था, नरकसे भी है भाई, जेएस मिल नहीं है भाई। ठीक है भाई, याद रख लीजिए जेएस मिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, एग्रीगेट डिमांड किससे मैच करोगे? कंजप्शन फंक्शन को मैच करते हैं। देखिएगा कंजप्शन फंक्शन को आप किससे मैच करोगे भाई? देखिएगा कंजप्शन फंक्शन को मैच करूंगा मैं ए प्लस बी वाई से। ए प्लस बी वाई का मतलब क्या है? सी प्लस सी बाई। यानी कि अगर वाई जीरो यानी कि दिस जीरो तो भी कुछ ना कुछ कंजप्शन, यानी कि ए दे दिया इसने। अब देखिएगा मैं सेविंग फंक्शन को किससे मैच करूंगा? सेविंग फंक्शन को मैच करूंगा मैं ए से। ए से क्यों मैच किया? अगर इनकम जीरो तो मेरी ए जो है नेगेटिव, यानी कि सेविंग क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सेविंग नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर मेरी इनकम जीरो हो गई किसी, जैसे मान लीजिए कोविड के टाइम में तो इनकम जीरो गई क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया था, तो इनकम जीरो होगी। तो अब व्यक्ति कहाँ से कंजप्शन कर रहे थे? अपनी सेविंग को कंज्यूम कर रहे थे। सेविंग बढ़ने के स्थान पर क्या हो रही थी? घट रही थी, तो इसलिए सेविंग नेगेटिव। तो सेविंग फंक्शन इस तरीके से आएगा भाई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन सी प्लस आई। अरे डिमांड फंक्शन क्या होता है मेरा? सी प्लस आई प्लस जी। डिमांड फंक्शन क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी। सप्लाई फंक्शन क्या होता है? सी प्लस एस प्लस टी। एग्रीगेट सप्लाई, डिमांड इजकल टू सप्लाई करता हूँ ना मैं। नेक्स्ट चलिएगा भाई, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। अरे आपको बुक लिखवाई थी, अगर बुक से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो जितनी बुक आपको लिखवा चुका हूँ वहीं से क्वेश्चन कन्फर्म आपको मिल जाएगा। क्लियर भाई, करंट टाइम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बुक्स यानी कि फेमस बुक्स जो हैं वो वही है भाई। क्लियर है, तो नेट जे क्वालिफाई करने के बाद कभी उन बुक्स को पढ़ना भाई। क्लियर है, आप मेरे पास मैसेज करना भाई, मेरे पास बुक्स हैं सभी अवेलेबल, पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल है। क्लियर है, तो उन बुक्स को कभी पढ़ के देखना भाई। कैपिटल फर्स्ट सेंचुरी किसकी बुक है भाई? थॉमस पिकेटी की। लिखवा चुका हूँ भाई आपको ये भी मैं। जोसेफ स्टिग्लिट्ज की कौन सी बुक है? इनइक्वालिटी। ठीक है भाई, तो ये करते कर लेना भी सभी बुक्स। फॉल्ट लाइन किसकी है? आई डू बट आई डू किसकी है? रघुराम राजन की। तो आगे चलिएगा भाई, सॉरी मन अरे आई डू बट आई डू किसकी बुक है भाई? मनमोहन सिंह की भाई, सॉरी मनमोहन सिंह की है भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, कर लीजिएगा भाई याद। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किससे मैच करेगा? फ्रैंको मोदी के लिए यानी से कर लोगे ना भाई इस क्वेश्चन को। अब ये टेबल इकोनॉमिक्स क्या होता है वो देखिएगा भाई, नया कॉन्सेप्ट है ना टेबल इकोनॉमिक। देखिएगा टेबल इकोनॉमिक क्या है भाई? टेबल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया था भाई फ्रेंक्यूस क्वेश्चनी ने, यानी कि ये देखिएगा दिस क्वेश्चनी। तो क्वेश्चन इसमें क्या बोलता है भाई? इसने डाटा कलेक्ट किया था भाई। इसने टेबल बनाकर ये प्रूफ कर दिया था कि जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो ट्रेड से नहीं होगी। इकोनॉमी की अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ करनी होगी। यार इसने टेबल बनाकर एक बात प्रूफ की थी कि इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो है ग्रोथ नहीं कर सकता देश। देश को अगर ग्रोथ करनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रोथ करवाओ, तो ही देश जो है कोई कंट्री ग्रोथ कर सकती है। तो इसको बोलते हैं टेबल्यू इकोनॉमिक। ये किसने दिया था भाई? फ्रैंक्यूस क्वेश्चनी ने। लाइफ साइकिल मोदिग्लियानी से मैच करें। कैश बैलेंस अप्रोच किसकी है? मार्शल की। ऑर्गेनिक कंपोजिशन कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन दी एडजॉइंग स्टैंडर्ड डायग्राम टू एक्सप्लेन हिक्स। हिक्स नहीं आएगा भी यहाँ पे, सैमुअल्सन के ट्रेड साइकिल से क्वेश्चन है अभी। सैमुअल्सन ट्रेड साइकिल थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एक्सेलरेटर फॉल इन द रीजन सी। अगर सी रीजन के अंदर है तो आएगा भाई ओसिलेशन, यानी कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन होएगा। अगर बी रेंज के अंदर आएगा तो डंप करेगा। अगर डी रेंज के अंदर आएगा तो एक्सप्लोजिव ट्रेड साइकिल आएगा। एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का मतलब क्या होता है? बढ़ता जाए। डंप का मतलब क्या होता है? डाउन होता जाए। और ओसिलेटरी का मतलब क्या होता है? साइक्लिक फ्लक्चुएशन, एक बार बढ़े यानी कि इस तरीके से बढ़े घटे बढ़े घटे। और ए अगर रेंज में है तो नो ट्रेड साइकिल, किसी भी तरीके का कोई ट्रेड साइकिल नहीं आएगा। ठीक है भाई, सैमुअल्सन का मॉडल भी आपको करवाऊंगा अभी आगे चलकर। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर दी हैरड मॉडल ऑफ ग्रोथ। हैरड के मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए हैरड की तीन ग्रोथ रेट है। डोमर का डिमांड सप्लाई से है, याद रख लीजिएगा। फॉर दी हैरड मॉडल ऑफ ग्रोथ विच अमंग द फॉलोइंग प्रोडक्शन फंक्शन बेस्ट मैच विद द अजम्पशन ऑफ द मॉडल। हैरड के मॉडल के अजम्पशन किससे मैच करती है? लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन से। क्लियर है भी, याद रख लीजिएगा लियोन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन के जो अजम्पशन है वो किससे मैच करती है? हैरड डोमर मॉडल से। और हैरड डोमर से करती है तो सोलो मॉडल से भी करती है भी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द फॉलोइंग कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन द शेयर ऑफ लेबर। शेयर ऑफ लेबर कैसे करोगे भाई? अरे लेबर की पावर कितनी है? अल्फा, तो अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा। टोटल के अंदर से अल्फा का से लेबर का शेयर इतना, तो वो क्या होगा? लेबर शेयर। दिस अगर कैपिटल शेयर पूछ लेता तो आंसर क्या हो जाता? दिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिए, न्यू केंजन इकोनॉमिक्स। न्यू केंजन इकोनॉमिक्स यानी कि मैंक्यू जो है भाई
ये प्राइस रिजिडिटी की बात करते हैं भाई, ये मैं क्यों और भी ये भी करवाऊंगा अभी आपको, क्लियर। तो ये क्या बोलते हैं भाई कि प्राइस रिजिड रहता है भाई, इसकी भी थ्योरम करवाऊंगा अभी आपको। देखिएगा, न्यू केंजियन इकोनॉमिक्स चैलेंज विद विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट रिगार्डिंग दी फुल एडेप्टेबिलिटी ऑफ ए पॉलिसी चेंज ऑन द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एजेंट। तो ये किसको चैलेंज करते हैं, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को, क्लियर है भाई। ये किसको चैलेंज करते हैं, न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को। ठीक है भाई, याद रखिएगा, न्यू केंजियन किसको चैलेंज करेंगे, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को चेंज करते हैं भाई। न्यू क्लासिकल का तो मानना है वेज प्राइस फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन ये क्या बोलता है भाई न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट, ये बोलता है भाई कि प्राइस जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, इवन इफ कॉस्ट बढ़ जाए तो भी। अरे कॉस्ट बढ़ने के बाद भी ये बोलता है भाई मेन्यू कॉस्ट जो गिवन है वो मैंक्यू का मॉडल है। मेन्यू कॉस्ट आपने शायद पढ़ा भी होगा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर। मेन्यू कॉस्ट क्या बोलता है भाई ये, कि अगर किसी फर्म की, मान लीजिए किसी होटल की बात कर, होटल का एग्जांपल लेके देता है भाई, देखिए मान लीजिए कोई होटल है, उसके अंदर अगर मान लीजिए बर्गर पहले 30 रुपए का एक बर्गर देते थे, लेकिन अब बर्गर की, अब जो इनपुट यूज होता है बर्गर के अंदर, बर्गर का बेस भी है, बर्गर के अंदर और भी इनपुट यूज होते हैं, उनकी कॉस्ट अगर इंक्रीज हो गई, तो ये क्या बोलता है मैंक्यू, तो भी वो बर्गर का प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर उसने बर्गर के प्राइस को चेंज कर दिया तो मेन्यू जो है उसको भी चेंज करवाना होगा, क्योंकि मेन्यू के अंदर तो बर्गर के प्राइस क्या दे रखे हैं, 30 रुपीज। तो वो क्या बोलता है भाई, अगर उसको गुड्स के प्राइस चेंज करने होंगे तो उससे पहले उसको मेन्यू बदलना होगा, और मेन्यू के अंदर जो लागत आएगी, क्लियर है। तो ये बोलता है कि जब तक प्राइस रिजिड रहता है भाई, कब तक प्राइस कठोरता रहती है, जब तक वो इनपुट की कॉस्ट जो है वो ज्यादा ना हो जाए किससे, मेन्यू कॉस्ट से, तब तक जो है वो अपने प्राइस को फिक्स रखता है। ठीक है, अभी आगे करवाऊंगा अभी आपको थोड़ा। नेक्स्ट देखिएगा भाई, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द वेज गुड मॉडल। वेज गुड मॉडल किसका गिवन अभी, अरे वेज गुड मॉडल शायद पीछे आ चुका है भाई, सी एन वकील एंड पी आर ब्रह्मानंद का मॉडल है। वकील एंड ब्रह्मानंद का मॉडल है भाई, कि एक, उस वहां पर लिखवाया भी होगा अभी आपको, वेज गुड मॉडल क्या बोलता है भाई, कि एक लेबर को उतनी वेज दो कि वो अपनी बेसिक गुड्स को परचेज कर सके, एक लेबर को उतनी वेज दो कि वो बेसिक गुड्स को परचेज कर सके, उसको बोलते हैं वेज गुड मॉडल। नेक्स्ट चलिएगा, एक के प्रॉपर्टी, एक की प्रॉपर्टी ऑफ एक के मॉडल, तो एब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, यस। ए सब्सटेंस डज एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, नो। एक एक कमांड इकोनॉमिक सिस्टम है, तो क्या है अभी इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, कि हमेशा इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न उसके लगेगा, अब्सेंस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न उसके लिए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, इन पैसिनिटी मॉडल ऑफ ग्रोथ दे इंटरप्ले अमंग विच वेरिएबल्स इन क्रूशियल। तो देखिएगा अभी पैसिनिटी मॉडल से क्वेश्चन अभी सिलेबस से बाहर है, तो फिर भी कर लीजिएगा भाई। पैसिनिटी मॉडल किस किस वेरिएबल के बीच में रिलेशन दिखाता है भाई, इंटरप्ले अमंग विच वेरिएबल्स, तो ये करता है भाई इंटरप्ले प्रॉफिट रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, याद रख लीजिएगा यहीं से प्रॉफिट रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट देखिएगा भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू कार्ल मार्क्स की थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट रेट, प्रॉफिट रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कल भी क्वेश्चन पूछा था, सी बाई वी होता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। तो ऑर्गेनिक कंपो और लेबर एक्सप्लोइटेशन क्या होता है, एस बाई, सॉरी, वी बाई एस, ये लेबर एक्सप्लोइटेशन होता है। और टोटल सरप्लस क्या होता है, एस बाई सी प्लस वी, सॉरी रे, अरे लेबर एक्सप्लोइटेशन होता है एस बाई वी भाई, यानी कि वेरिएबल की वजह से कितना सरप्लस आया, सी बाई वी की वजह से कितना सरप्लस आया, तो वो टोटल सरप्लस, लेबर एक्सप्लोइटेशन और ये कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ये बोलता है भी प्रॉफिट जो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल से, गलत बात है, इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। देखिएगा कैसे, सी बाई वी रेशियो पहले बढ़ेगा, सी बाई वी रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है, कैपिटल बढ़ेगी, वेरिएबल कम होगा, यानी कि लेबर तो कम होगी, कैपिटल बढ़ेगी, तो उसके बाद क्या होगा, लेबर जो है वो इकट्ठा होती जाएगी और फिर प्रॉफिट आएगा। जबकि प्रॉफिट रेट डिपेंड डायरेक्टली ऑन द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ एक्सप्लोइटेशन, एस बाई वी रेशियो पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। अगर एस बाई वी रेशियो बढ़ गया, अरे एस बाई वी रेशियो बढ़ गया तो क्या होगा, एस बाई वी रेशियो बढ़ते ही रेट ऑफ प्रॉफिट रेट भी बढ़ गई भाई, चलिए। लेकिन जब प्रॉफिट रेट ऑर्गेनिक कंपोजिशन के साथ रिलेशन दिखाऊंगा, तो पहले तो क्या होगा, मशीनरी बढ़ेगी, उसके बाद लेबर कम होगी और फिर जाकर प्रॉफिट आएगा, चलिए। तो इनडायरेक्ट रूप से है, तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, एडम स्मिथ किससे मैच करेगा भाई, देखिए अभी मैच करवाना है, इसको बोल रहा है अभी चौधरी फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। एडम स्मिथ एक्सटेंट ऑफ मार्केट, कि बाजार के आकार को बढ़ावा दो। जे बी सा बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, यानी कि सा का नियम भाई, डिमांड अरे सप्लाई अपनी डिमांड खुद तय करती है, से का नियम है भाई। टी आर मोल था स्टेट ऑफ
ओवर पॉपुलेशन, डेविड रिकार्डो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, गलत भाई, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डेविड रिकार्डो का नहीं है, ठीक है भाई, तो ये गलत है इसलिए। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द ट्रायंगल मॉडल। ट्रायंगल मॉडल भी आपको करवाऊंगा भाई, ठीक है। ट्रायंगल मॉडल क्या होता है भाई, ये बोल रहा है इट इज ए मॉडल डेवलप्ड बाय न्यू केंजन, यस भाई, न्यू केंजन इकोनॉमिस्ट ने डेवलप किया था ट्रायंगल मॉडल को, आज ही भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। इट इंक्लूड्स बुलेट इन इन्फ्लेशन, अब ये लिख लीजिएगा भाई यहाँ पर, बुलेट इन इन्फ्लेशन क्या होता है। बुलेट इन इन्फ्लेशन क्या होता है भाई, स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट टाइम, कि ऐसी इन्फ्लेशन जो पास्ट यानी कि पिछले टाइम में यानी कि 2020 के अंदर शुरू हुई थी और वो अब तक बढ़ती जा रही है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है अब तक चलती आ रही है, उसको बोलते हैं बुलेट इन इन्फ्लेशन। स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट टाइम, तो उसको बोलते हैं बुलेट इन इन्फ्लेशन। तो इट इंक्लूड्स, यस, ये इसको भी लेकर चलता है बुलेट इन इन्फ्लेशन को भी, तो बोथ आर करेक्ट है, सॉरी, यस भाई, बोथ आर करेक्ट है भाई यहाँ पर, ठीक है भाई, कर लीजिएगा अभी, इसको करवाऊंगा अभी आपको, ट्रायंगल मॉडल आगे करवा दूंगा अभी, क्वेश्चन आएगा ट्रायंगल मॉडल से। और नेक्स्ट देखिएगा, विद रेफरेंस टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से क्वेश्चन है, बोल रहा है बताइएगा कौन सा ट्रू है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट हैज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इन वोटिंग सिस्टम। अरे एशिया के बैंक है और उनका प्रोपोर्शन एशियन एशियन कंट्रीज का पाएगा भी, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स का, तो गलत है भाई। चाइना एंड इंडिया हैव द सेम परसेंटेज ऑफ शेयर, कभी भी नहीं हो सकता भाई कि चाइना और इंडिया का सेम परसेंटेज होगी वोटिंग सिस्टम के अंदर, क्लियर अभी, तो बोथ आर इनकरेक्ट भाई, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच अमंग द फॉलोइंग विल कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इस क्वेश्चन पे लिखूंगा अभी एफडीआई के बारे में, कि इंडिया के जो अंदर जो सबसे ज्यादा एफडीआई आती है वो कहाँ से आती है, मॉरिशस से आती थी भाई पिछली बार, तो अब की बार देखेंगे भी करंट टाइम में सबसे ज्यादा एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री से इंडिया के अंदर आ रहा है भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा। तो देखिएगा, एफडीआई के बारे में पूछा भी कौन सा ठीक है। बाइंग ए कंपनी इन द टारगेट कंपनी, यस भाई, किसी में अगर मैं किसी कंट्री के अंदर कंपनी खरीद लूँ तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इन दैट कंट्री, मान लीजिए मेरा यूएसए के अंदर बिजनेस चला हुआ है कोई कंपनी, अगर मैं उसके अंदर और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दूं तो वो भी एक तरीके से एफडीआई है, यस, यानी कि एक्सपेंड कर दूं, यानी कि मैं बढ़ा दूं मेरा सिस्टम, तो वो भी है भाई एफडीआई। इन्वेस्टमेंट इन द शेयर एंड स्टॉक ऑफ कंपनी इन द कैपिटल मार्केट, तो ये तो क्या है भाई, ये तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम हॉट मनी बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब भी पीछे क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है भाई, ठीक है, तो एफडीआई के ऊपर लिख लीजिएगा भाई। लिख लीजिएगा अभी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ से आता है यार, पिछली बार भी यही डाटा था, अब की बार भी यही है, मॉरिशस से, मॉरिशस से। सेकंड नंबर पे आता है भी सिंगापुर से, थर्ड नंबर पे आती है भाई यूएसए से, ठीक है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एफडीआई कहाँ से आती है भाई, मॉरिशस, सिंगापुर एंड यूएसए। अरे इंडिया के अंदर इनफ्लो कहाँ से सबसे ज्यादा होता है भाई, यहाँ से, मॉरिशस, सिंगापुर एंड यूएसए। साथ में ये भी लिख लीजिएगा भाई, कि इंडिया का जो आउटफ्लो होता है, यानी कि इंडिया एफडीआई सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करती है, चाइना के अंदर। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, चाइना, ठीक है, अभी लिख लीजिएगा अभी ये भी साथ में। अब देखिएगा अभी क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द एरियाज गिवन बिलो इज द mainly funded by the international development agency in the developing countries। इनमें से कौन सा एरिया ऐसा है जिसका आईडीए जो डेवलप करवा देना, आईडीए क्या अभी सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता है भाई, अरे आईडीए सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करवाता, कब आया था इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी 1960 के अंदर, तो ये भी कर लीजिएगा अभी, वर्ल्ड बैंक के अंदर थी 5 एजेंसी, बिगा वगैरह, क्लियर है, ये किस किस चीज के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं और कब आए थे। तो देखिएगा भाई, ये अरे इसका मेन काम क्या था, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करना अंडर डेवलप कंट्री, यानी गरीब देशों को सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है यस, एजुकेशन के लिए लोन देता है यस, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए नहीं, हेल्थ केयर के लिए यस, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा,
When two or more country enter into an agreement to eliminate import quota and tariff and promote trade among themselves, such a group of country are said to be। दो या दो से ज्यादा कंट्री आपस में एग्रीमेंट करती है कि वो अपने बीच में टैरिफ और इंपोर्ट कोटा को बिल्कुल खत्म कर देंगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड एरिया। एसोसिएशन किसको बोलते हैं, अगर वो कम रेट, अगर यहाँ पे देता वो कि व्हेन टू और मोर कंट्रीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और टू लो रेट से टैरिफ, अगर यहाँ पे एलिमिनेट की जगह पे लो रेट दे देता तो वहां पर हम एसोसिएशन को चूज करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू फॉर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी गुड्स की सेंस में बात करेगा भाई। देखिएगा क्या बोलता है भाई, ट्रू पूछ रहा है भाई। इट इज वेटेड एवरेज ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रेडेड करेंसी। ये वेटेड एवरेज होता है भाई ट्रेडेड करेंसी का, शायद पीछे आ चुकी भी ये क्वेश्चन। इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइस, यस भाई, तो बोथ आर करेक्ट है भाई। इट इज नॉट एडजस्टेड, नहीं भाई, इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइस, क्योंकि अरे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होगी, गुड्स की सेंस में, तो इन्फ्लेशन रेट जो इसके अंदर ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। ये रियल सेंस लेके चलता है, ना कि नॉमिनल सेंस। ड्यूरिंग द एपिसोड ऑफ सस्टेन्ड फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर 2015 की करंट क्वेश्चन है भाई, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ द ओपेक कंट्रीज। तो ओपेक कंट्रीज ने उस टाइम कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाया था प्राइस को हाइक करने के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग, डिफेंसिव प्राइसिंग, यस भाई डिफेंसिव प्राइसिंग, रक्षात्मक मूल्य नीति, डिफेंसिव प्राइसिंग पॉलिसी को अपनाया था ओपेक कंट्रीज ने उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द ग्रेविटी मॉडल टू एक्सप्लेन ट्रेड। ग्रेविटी मॉडल भैया आपको स्टैटिक्स के नोट्स में मिल जाएगा, मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा क्या होता है ग्रेविटी मॉडल। देखिए ये, अरे ग्रेविटी मॉडल में बताता है भाई कि जो अरे जैसे आपको वो करवाया था ना, माइग्रेशन के मॉडल आपको करवाए थे, अरे माइग्रेशन का आपको करवा चुका ना मैं, तो ऐसे ही ग्रेविटी का मॉडल, इंटरनेशनल ट्रेड का मॉडल है ग्रेविटी मॉडल। ठीक है भाई, तो ग्रेविटी मॉडल में देखिए क्या बोलता है भाई वो, कि ट्रेड जो है इक्वल टू होता है जीडीपी ऑफ ए एंड बी कंट्री डिवाइड बाय डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस, ए और बी कंट्री के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये बोलता है भाई कि जीडीपी अगर बड़ी है, अरे ए और बी कंट्री अगर जीडीपी के साथ तो ट्रेड का पॉजिटिव रिलेशन और डिस्टेंस के साथ नेगेटिव रिलेशन। अगर और उस टाइम भी आपको शायद बताया होगा माइग्रेशन के टाइम कि जीडीपी को, इंटरनेशनल ट्रेड को भी हम ऐसे निकालते हैं कि देखिएगा अगर डिस्टेंस ज्यादा है दो कंट्री के बीच में तो वहां पर ट्रेड कम होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, अगर जीडीपी दोनों देशों की बड़ी है तो ट्रेड पॉजिटिव इफेक्ट करेगी और डिस्टेंस नेगेटिवली इफेक्ट करेगी। क्लियर भाई, तो देखिएगा इट इज यूज्ड इन द बायलैटरल कंटेक्स्ट, यस भाई। इट वाज डेवलप्ड बाय जेंटन वर्जन इन 1962, यस भाई। ग्रेविटी मॉडल किसका गिवन है, जेंटन वर्जन का 1962 के अंदर। इट टेक्स इनटू अकाउंट द डिस्टेंस अमंग द ट्रेडिंग नेशन, यस भाई, ये किसको लेकर चलता है, डिस्टेंस को दो कंट्रियों के बीच में, यस। तो ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। इफ द ऑफर कर्व ऑफ द ट्रेडिंग कंट्रीज हैव कांस्टेंट स्लोप, देख लीजिए भी करके, अगर दो कंट्री के ऑफर कर्व का कांस्टेंट स्लोप है यानी कि इस तरीके का, तो क्या होगा भाई, द टर्म्स ऑफ ट्रेड अमंग देम विल बी, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड होगी कहीं ना कहीं पर, नहीं होगी भी, कभी भी नहीं होगी। तो इनडिटरमाइंट, इनडिटरमाइट, अरे अगर दो कंट्रियों का ऑफर कर्व जो है वो कांस्टेंट स्लोप होगा तो इनडिटरमाइंट होगी, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड कहीं पर डिसाइड ही नहीं होगी क्योंकि आपस में कट ही नहीं करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड कहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत कंट्री के ऑफर कर्व आपस में कट करे, बहुत कंट्रीज के ऑफर कर्व जहाँ पर कट करते हैं वहां पर क्या होता है भाई कि ए कंट्री बी कंट्री को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मैं इतने के बदले इतना दूंगी और दूसरी कंट्री उस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। जब तक एक दूसरे के ऑफर कर्व मैच नहीं करते तब तक उनके बीच में जो है संधि नहीं हो पाती। क्लियर, यानी कि दोनों में से कोई भी एग्री करने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है करंट टाइम के अंदर इंडिया का, क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर कौन कौन सी करेंसी रखता है इंडिया। तो पहले लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई, लिखो भाई, इंडिया टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है भाई, इंडिया का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिख लीजिएगा 580, राउंड फिगर में लिखिएगा भाई, 580, 580 बिलियन डॉलर, यानी कि यूएस डॉलर में अभी 580 बिलियन डॉलर। ठीक है भाई, 8 जुलाई 2022 का डाटा है भाई, 580, 580 बिलियन डॉलर। ठीक है भाई, इंडिया के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भाई।
उसके अंदर देखिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स तो है उसके अंदर भाई। तो एक बार इसका आंसर को देखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर हमारा होता क्या क्या है भाई, वो लिख लीजिए। देखिए एसडीआर होता है, गोल्ड होल्डिंग होती है और फॉरेन करेंसी एसेट्स होती है। ठीक है भाई, तो सी आंसर आएगा इसका। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर इंडिया में क्या क्या होता है, एसडीआर, गोल्ड होल्डिंग और फॉरेन करेंसी एसेट्स। तब लिख लीजिएगा इनका रेशियो भी, एफसीए यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट, वो कितना है इंडिया के फॉरेन रिजर्व में करंट टाइम के अंदर, 518 बिलियन डॉलर, 518 बिलियन डॉलर, अरे बिलियन में है ये, ठीक है, 580 बिलियन डॉलर। ठीक है भाई, फॉरेन करेंसी एसेट्स कितना है, 518 बिलियन डॉलर। गोल्ड कितना है, 39 बिलियन डॉलर, 39, अरे राउंड फिगर में लिखवा रहा हूँ, 39 बिलियन डॉलर। और एसडीआर कितने हैं, 18 बिलियन डॉलर। ठीक है भैया, 18 ये क्लियर है भी, तो याद रख लीजिएगा अभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा अभी, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एक्सेस डिमांड फंक्शन फॉर एन इंडिविजुअल। देखिएगा भाई, एक्सेस डिमांड फंक्शन क्या होता है, होमोजेनिटी ऑफ डिग्री, जीरो इन ऑल प्राइस, नो, 1 होती है भाई। देज ओबे वालरस ला, यस, ये वालरस के ला को ओबे कर। देखिए वालरस ला क्या बोलता है भाई, कि जब हम, अरे वालरस के ला से क्वेश्चन पूछा गया, लिख लीजिएगा इसके ऊपर, वालरस का ला क्या होता है। वालरस क्या बोलता है भाई, कि जब हम एक्सेस डिमांड, अरे मान लीजिए अगर हम एक्सेस डिमांड को ऐड कर दें, यानी कि मान लीजिए हरियाणा के अंदर एक्सेस डिमांड है, पंजाब के अंदर एक्सेस डिमांड है, जहां जहां पर भी एक्सेस डिमांड है ना उनको ऐड कर दें, क्लियर है। और जहां जहां पर एक्सेस सप्लाई है उसको ऐड कर दें। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को अगर हम ऐड कर देंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, यानी कि मार्केट क्लियर हो जाएगी। क्यों, देखिएगा सिस्टम, अरे ओबे का ला क्या बोलता है, अरे वालरस का ला क्या बोलता है, वालरस बोलता है एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। क्योंकि क्या होता है, किसी स्टेट के अंदर तो डिमांड ज्यादा होती है किसी प्रोडक्ट की, और किसी स्टेट के अंदर उस प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होती है। जैसे मैं वीट की बात करूँ तो इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर वीट और राइस की जो है प्रोडक्टिविटी ज्यादा है भाई, और एक्सेस डिमांड है, एक्सेस सप्लाई है भाई, क्लियर। और कोई कोई स्टेट ऐसा भी होगा जहाँ पर इसकी जो है डिमांड ज्यादा होगी जबकि सप्लाई कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली की बात कर लूँ तो दिल्ली के अंदर इसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, चलिए। तो ये क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई को जब हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, यानी कि एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो, क्लियर भी, एक्सेस डिमांड क्या हो जाएगी जी, जीरो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा भाई। ओबेला क्या बोलता है भाई, ये होमोजेनिटी ऑफ डिग्री 1 होती है ना कि जीरो। दिस ओबे वालरस लाई, यस, तो बोथ आर करेक्ट आएंगे भाई। अगर मैं इसको जीरो की जगह 1 कर दूं तो नहीं, तो इसका आंसर आएगा 2 ओनली। आंसर की में इसका आंसर सी है भाई, इसलिए हम इसका सी के अकॉर्डिंग करते हैं। होमोजेनिटी ऑफ डिग्री जीरो काट कर 1 लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर द डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन आपको आता होगा तो भी आप गलत करके आओगे अगर अच्छे से नहीं करोगे तो। देखिएगा इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अब जब तक आप श्योर नहीं हो ना तब तक आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है भाई। देखिएगा ये फॉर्मूला हमारा किसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अरे रेवेन्यू मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये है, क्लियर है। और मोनोपोली ऑफ डिग्री का फॉर्मूला ये है, क्लियर। तो पजल हो जाओगे, तभी बोलता हूँ इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए, डिग्री ए आर माइनस एम आर की, अरे इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, अगर एम आर जीरो तो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 हो जाती है। याद रख लीजिएगा, ए आर, एम आर जहाँ पर जीरो हो वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पर एम आर जीरो होता है जहाँ पर, वहाँ पर इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, तो इसलिए फॉर्मूला यही बनेगा उसका। और यहाँ पर क्या देखिए सिस्टम, ऊपर आएगा ए आर माइनस एम आर डिवाइड बाई ए आर, क्लियर है। तो डिग्री ऑफ क्या, इससे हम मोनोपोली निकाल देते हैं, डिग्री ऑफ मोनोपोली, ठीक है भाई। और बेन का था भी एक, अरे डिग्री ऑफ मोनोपोली बेन की थी भी, बेन ने क्या दिया था, ए आर माइनस एम सी एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट, ये भी क्या है, डिग्री ऑफ मोनोपोली को मेजर करने का मेथड, याद रख लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए फर्म विल बी ऑफ ऑप्टिमम साइज, अरे देखिए अभी पीछे बताया था ना आपको, ए फर्म विल बी ऑप्टिमम साइज की कब होगी भाई, एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम, यस भैया, एवरेज कॉस्ट के एससी के मिनिमम पॉइंट पर ऑप्टिमम या ऑप्टिमल प्रोडक्शन, वो सभी किस पे होगा, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पर। नेक्स्ट चलिए,
टाइम प्रेफरेंस थ्योरी किसकी है, रिपीट क्वेश्चन है भाई, इरविंग फिशर की। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी क्या बताता है भाई, स्टैटिक्स के नोट्स के अंदर गिवन मिलेगी आपको टाइम प्रेफरेंस थ्योरी। ये क्या बोलता है भाई कि टाइम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, देखिए टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या बोलता है, इरविंग फिशर बोलता है भाई कि इंटरेस्ट रेट जो है ना वो टाइम की देन है। जितने टाइम तक हम, मान लीजिए मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं उससे गाड़ी परचेज करना चाहता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति आता है मेरे पास बोलता है 2 रुपए यानी कि 2% पर आप मुझे लोन दे दीजिए, यानी कि मंथली मंथली कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा मुझे 10 लाख का। अरे 10 लाख का 2% मिलेगा भाई, 10 लाख का अगर 2% की बात करूँ तो मैं, मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे। अरे 1 लाख के 2,000 हो गए तो 10 लाख के 20,000 रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया अभी 2% पर। ठीक है भाई, तो ये क्या बोलता है, तो फिशर क्या बोलता है भाई कि जितने टाइम तक मैं मेरी डिमांड को पोस्टपोन करता रहूंगा मुझे उतना ही बेनिफिट मिलता रहेगा। क्लियर है, अरे मैं मेरी डिमांड को, मैं गाड़ी लेना चाहता लेकिन गाड़ी नहीं ली, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दे दिया। क्लियर है, तो ये वो थ्योरी है भाई इरविंग फिशर की गिवन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू ऑफ एरोडुबेरो मॉडल, एरोडुबेरो मॉडल ऑफ ग्रोथ। तो देखिएगा भाई हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है एरोडुबेरो मॉडल की, फिर भी देख लीजिएगा कि कौन सा ट्रू है। गुड्स आर आइडेंटिफाइड विच दे वेयर दे आर टू बी डिलीवर्ड, यस। गुड्स आर आइडेंटिफाइड वेयर दे आर नॉट टू बी डिलीवर्ड, यस। तो बोथ आर करेक्ट है भाई, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, छोड़ना चाहो छोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ सेल्स टैक्स ऑन ए कमोडिटीज रेज्ड, ये इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए कि सेल्स टैक्स बढ़ जाए किसी कमोडिटी के ऊपर, बट द रेवेन्यू, अरे रेवेन्यू मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से पूछा है सॉरी क्वेश्चन। अगर सेल्स टैक्स बढ़ जाए बट द रेवेन्यू अर्न थ्रू इट सेल डिक्रीज, लेकिन टैक्स बढ़ा दिया तो रेवेन्यू क्या हो गया कम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ ईच कमोडिटी वुड बी करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट होगा। अरे देखो आपने क्या कर दिया अभी, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया, जैसे ही सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो कमोडिटी के प्राइस बढ़ेंगे ना। अरे सेल्स टैक्स बढ़ने का मतलब क्या है, प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ते क्या हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम होने का मतलब क्या, डिमांड बहुत ज्यादा गिर गई, डिमांड बहुत ज्यादा गिरी, इसका मतलब क्या है, प्राइस 10% बढ़े उसकी वजह से डिमांड बहुत ज्यादा गिरी, इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या है, हाई। अरे क्लियर होगा सभी को अब तो ये सिस्टम। नेक्स्ट चलो भाई, द बिलो डायग्राम इंडिविजुअल है, देखिएगा भाई यहाँ पे आप सिर्फ आंसर लिख लेगा, ए इज हाईली रिस्क, ये आपको करवाऊंगा भाई। रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन पूछा गया अभी, रिस्क अंडर अनसर्टेनिटी, तो ये आपको करवाऊंगा भाई मैं। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन से हम पता लगाते हैं, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम उसी के उसके अंदर रिस्क कम होता है। ठीक है भाई, तो ये आपको करवाऊंगा अभी आगे। या आप यहाँ पे इतना समझ लीजिएगा भाई, आगे करूंगा देखिएगा। ये बोल रहा भाई ए इज हाईली रिस्क अवर्स, कि ए जो है वो रिस्क को अवॉइड करता है हाईली, लेकिन बी, बी इज हाईली अवर, देखिएगा। अरे सिस्टम क्या देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का सेम बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखिएगा फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर, देखिएगा फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, अरे जितना स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ता जाएगा उतना ही रिस्क बढ़ता जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ रहा है लेकिन इनकम देखिएगा फर्स्ट वाले डायग्राम के अंदर तो ज्यादा है। अगर मैं फर्स्ट यूटिलिटी की बात करूँ तो फर्स्ट के अंदर देखिएगा एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा है भाई, और इसके अंदर देखिएगा इसके अंदर कितनी कम है, देखो दिस, इसके अंदर कम है भाई। इसका मतलब क्या है, ए जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर रिस्क जो को अवॉइड करने की क्षमता है वो ज्यादा है एज कंपैरिजन टू बी। अरे समझो क्या, सिंपल कॉन्सेप्ट बताया आपको अभी, आगे डिटेल में करवाऊंगा अभी मैथमेटिकली इसको। लेकिन एक बार अभी आप यहाँ पर क्या समझिएगा भाई कि जो फर्स्ट है ना डायग्राम, उसके अंदर क्या है, सेम मात्रा में रिस्क बढ़ने पर एक्सपेक्टेड इनकम ज्यादा है एज कंपेरिजन टू बी। तो अगर मैं रिस्क भी लूंगा तो किसके अंदर लूं भाई, ए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके, ना कि बी के अंदर, क्योंकि बी के अंदर सेम मात्रा में रिस्क बढ़ने पर एक्सपेक्टेड इनकम कम बढ़ती है, जबकि ए के अंदर ज्यादा बढ़ती है, तो ए इज हाईली रिस्क अवर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो बताइएगा भाई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन। क्लियर भी क्या है भाई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लियर भी, इसके अंदर प्राइस वॉर नहीं चलता, इसके अंदर चलता है क्वालिटी वॉर, क्वालिटी। क्लियर अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, लॉजिकल एक्सटेंशन कुरनॉट मॉडल का एक्सटेंशन किसने दिया था, स्टेक्लबर्ग ने, या स्टेक्लबर्ग मॉडल या स्टेक्लबर्ग एक्सटेंशन बोलते हैं, कुरनॉट एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, सुधार करना उसके ऊपर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम स्पॉट प्राइस एमएसपी की बात कर रहा है भाई, 1969 के अंदर जो आई थी, और अब करंट टाइम में कितनी गुड्स के ऊपर एमएसपी है, 23 गुड्स के ऊपर। फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी आर फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज,
अरे बोल रहा है अभी किसकी रिकमेंडेशन पर एग्रीकल्चर जो है वो लागू की जाती है, सीएससीपी की रिकमेंडेशन पर। क्लियर है ना सभी को, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और इसको लागू कौन करता है भाई, एमएसपी को सीसीईए कैबिनेट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको लागू करता है और रिकमेंड करता है, सीएससीपी इसको रिकमेंड करती है, सीसीईए इसको लागू करता है। याद रख लेना सभी, 23 गुड्स है करंट टाइम में इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लीज। डाइवर्सिफिकेशन कल परसों ही बताया था, क्या अरे अब आज ही बताया था। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है भाई, कि मैं प्रोडक्शन करने का तरीका बदलूं और उसके अंदर अलग अलग चीजों का प्रोडक्शन करूं मैं, समझ रहे हो भाई। अरे ये नहीं है कि मैं सिर्फ व्हीट और राइस का ही प्रोडक्शन करता हूँ, डाइवर्सिफाई करूँ भाई प्रोडक्शन करने के अंदर में। देखिएगा अब ये क्या बोलता है, इंक्रीज इन द क्रॉपिंग इंडस्ट्री नो, शिफ्टिंग लेबर नो, प्रोमेटिंग कॉटेज एंड विल्ट नो, चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न। यस भाई, क्रॉपिंग का पैटर्न को चेंज करूँ इन फेवर ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, यानी कि मैं पैटर्न को चेंज करूँ, समझ रहे हो, उद्यान कृषि और, यानी कि मान लीजिए पहले मैं हॉर्टिकल्चर कर रहा था, अब मैं फ्लोरिकल्चर के अंदर आऊँ, फ्लोरिकल्चर कर रहा था तो हॉर्टिकल्चर के अंदर आऊँ। क्लियर, इस टाइप से कुछ भाई। हाँ 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 जी, मैं आऊँगा शाम तक तो पहुँच जाऊँगा। देखिएगा भाई, क्लियर अभी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अभी, फोर्थ वाला। अरे हिंदी में पढ़ के भी देख सकते हो इसको, देखिएगा। अरे जिस क्वेश्चन में, देखिएगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को, कब जब इस तरीके के क्वेश्चन आए। क्लियर है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की थ्योरी से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इंग्लिश में इजीली समझ सकते हो, हिंदी के अंदर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखिएगा, कृषि के विविधीकरण से आशय फसल संगठनता में वृद्धि नो, कृषि श्रमिकों के, अब डी वाला आंसर देखिएगा, फसल पैटर्न को उद्यान कृषि तथा पुष्पकृत फसलों के पक्ष में बदलना। यस भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, आर के वी वाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट इंक्लूडेड इन द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये क्वेश्चन 2018-19 के अंदर भी रिपीट हुआ, सेम डिट्टो क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं किया गया। इसका आंसर की के अंदर ऑल ऑफ द अबव, सभी को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि ये नोट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, इंक्लूड कौन कौन से को किया गया है। नेशनल मिशन फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, सैफरन मिशन को भी इंक्लूड किया गया है, एक्सेलरेटेड फूड डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव आंसर है, सभी को इंक्लूड किया गया। सैफरन मिशन क्या होता है, सोलर के लिए आया ना, जो सोलर प्लेट के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है, उसको भी इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा ना 2018 या 2020 के पेपर के अंदर, जब ये क्वेश्चन पूछा तो डिट्टो उठा के दे दिया उसने, उसको ये भी नहीं पता भाई कि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया है, इसको कम से कम ठीक तो कर ले। अरे समझ रहे हो ना, पेपर बनाने वाला डिट्टो उठाता है लगभग क्वेश्चन को, चेंज भी करता है तो थोड़ा बहुत चेंज करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नोट है तो वहां पे नोट ही है, जबकि नोट गलत है ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होना चाहिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज इंक्लूडेड, यानी ये सभी के सभी इंक्लूड है इसके अंदर, आंसर की के अंदर इसका आंसर है डी। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलिएगा, 2007-8 के अंदर आई थी भाई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007-8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो इन इंडिया। यस भाई, बिल्कुल सही बात है, प्रोडक्टिविटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन इंडिया। अरे रेट ऑफ ग्रोथ, अरे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी आई है, लेकिन इसका रीजन तो नहीं है ना, अरे कॉमन सेंस की बात है, रीजन थोड़ी है इसका ये। तो बोथ आर करेक्ट बट नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन, तो डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, एग्रीकल्चर सेंसस इज डन एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर, वंस इन 5 ईयर। कल ही है ना, 1971 में पहली बार आया था, और 10th एग्रीकल्चर सेंसस अब चला हुआ है। नेक्स्ट चलिएगा, द शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अर्बन कंज्यूमर एंड रूरल कंज्यूमर इन इंडिया वाज, अरे पढ़िएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर फॉर अर्बन एरिया, अर्बन कंज्यूमर एंड रूरल कंज्यूमर इन इंडिया पहले कितना था। देखिए 1987-88 के अंदर बोल रहा है, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के अंदर कंजप्शन जो था वो 55%, सॉरी 56 और 64 था, लेकिन एंड विच चेंज टू 41 और 54 रह गया 2009-10 के अंदर, यानी कि कम हो गया है। किसके अंदर की बात कर रहा है अभी, शेयर ऑफ फूड एक्सपेंडिचर, यानी कि पहले अगर कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता था तो अर्बन के अंदर तो 56 रुपए फूड के ऊपर जाते थे, और रूरल के अंदर 64 रुपए फूड के ऊपर जाते थे। लेकिन 2009-10 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अभी ये रेशियो चेंज हो गया है, अर्बन के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ 41% जाते हैं और रूरल के अंदर 54%। ऐसा क्यों हुआ, दिस इज अप्रोमैक्सली, सॉरी दिस इज अप्रोप्राइटली एक्सप्लेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन, नो डिक्लाइन इन परचेसिंग पावर ऑफ कंज्यूमर, ऑपरेटिंग एंजल्स लॉ। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, एंजल का लॉ ऑपरेट किया है। एंजल लॉ क्या बोलता है भाई, यही तो बोलता है एंजल का लॉ। अरे कि एक व्यक्ति जो है वो इनकम, अरे अगर किसी व्यक्ति इनकम 10 लाख रुपए है तो वो अपनी इनकम का सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन ही
प्राइमरी गुड्स के ऊपर खर्च कर पाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर जो उसका फूड बास्केट होता है उसके ऊपर वो थोड़ा सा खर्च कर पाता है। मेजोरिटी कहाँ पर होती है उसकी खर्च, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के ऊपर। समझ रहे हो भाई? तभी तो बोलते हैं भाई कि अंडर डेवलप कंट्री अंडर डेवलप क्यों है, क्योंकि वहां पर प्राइमरी गुड्स का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि प्राइमरी गुड्स के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर बास्केट जो है वो बिल्कुल कम होता है और हर बार कम होता जा रहा है। समझ रहे हो भाई? हर बार कम होता जा रहा है भाई। क्लियर? तो ये यहाँ पर क्या लागू हो गया भाई? ऑपरेशन एंजल लॉ अप्लाई हो गया। नेक्स्ट चलिएगा, फॉर डिमांड फंक्शन निकाल लोगे भी कंज्यूमर सरप्लस? मैं नहीं निकालूंगा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। अगर ना निकले तो पूछना भी, आंसर है इसका 28/3, निकाल लेना भाई सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिवन दी सी एस प्रोडक्शन फंक्शन 28/3 है भाई इसका आंसर जहां तक है। ठीक है भाई, फिर भी आप निकाल के देख लेना भाई, अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। ठीक है, कल हम निकाल के देख लेंगे नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिवन दी कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर सी कोप डलस होता तो वहां पर हम 1 को चूज करते, लेकिन सी एस के अंदर क्या हुआ? डी आंसर। नेक्स्ट चलिएगा, देखिएगा भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ये बोल रहा है डायग्राम से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव, कि फर्स्ट डेरिवेशन सेकंड डेरिवेशन। तो इस अगर इस कंडीशन में आपको डायग्राम दे रखा है ना, जैसे ये दे रखा है आपको इस तरीके वाला, तो इसमें क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेशन भी नेगेटिव होगा और सेकंड डेरिवेशन भी नेगेटिव होगा। अगर आपको दे रखा होता डायग्राम इस तरीके वाला यू शेप में, तो इसका फर्स्ट डेरिवेशन तो क्या हुआ? देखिए नेगेटिव, पहले तो घटता जा रहा है, एक टाइम के बाद क्या होगा? बढ़ना शुरू। और इसका सेकंड डेरिवेशन क्या होता है? पॉजिटिव। यानी कि इस कंडीशन में हम चूज करते फर्स्ट तो नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव, यानी कि डी वाला। यहाँ पे इसकी शेप बना लीजिएगा डी वाले के सामने दिस, बी वाले का तो ये आपको पता ही है। अब देखिएगा, अगर सिचुएशन ऐसी होती है आपकी दिस, उल्टा यू होता है इन्वर्टेड यू शेप, तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेशन तो पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव, तो इसका आंसर आ जाता है फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, यानी कि ये वाला। क्लियर है अभी? और बोथ पॉजिटिव कब होते हैं? जब शेप होती है दिस, ये बढ़ता ही बढ़ता जाता है, तो जब क्या होता है? फर्स्ट डेरिवेशन भी पॉजिटिव और सेकंड डेरिवेशन भी पॉजिटिव। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है अभी? सिर्फ घटता ही घटता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या? फर्स्ट डेरिवेशन भी नेगेटिव और सेकंड भी, तो बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम? एलपीपी से क्वेश्चन है, डोंट थिंक की गिवन है, ग्राफिक मेथड और सिंपलेक्स मेथड। देखिएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूड सिलेक्ट वेरिएबल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट। नो, नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूड, अरे नॉन जीरो वैल्यूड वेरिएबल किसको बोल रहे हैं? स्लैक और सरप्लस को। वो नॉन जीरो होते हैं ना, नॉन जीरो वैल्यूड सरप्लस इंक्लूडिंग स्लैक इज एक्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट। बिल्कुल भाई। अरे देखिएगा, स्लैक और सरप्लस की वैल्यू कितनी होगी? जितने कांस्टेंट होंगे उतने, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखिएगा, एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 20, एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y लेस देन 2। तो इस तरीके से जब इक्वेशन दो ही कंस्टेंट दे रखे आपको, और एक कंस्टेंट का मतलब रुकावट वाला, या तो ग्रेटर हो या लेस देन, उसको बोलते हैं कंस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या था एलपीपी के अंदर? स्लैक और सरप्लस कितने होंगे? अरे जब हमने की थी वो कौन सी फॉर्म थी भाई? हम्म, अरे जब हमने उसकी फॉर्म की थी भी मॉडल की, तब मैंने क्या किया था अभी? सभी इक्वेशन को 3x प्लस 4y ग्रेटर देन है, तो इसके अंदर तो क्या ऐड होगा? ग्रेटर देन है, इसका मतलब क्या? यहाँ पर सरप्लस ऐड होगा। लेस देन इसका मतलब यहाँ पर S2, यानी कि S2 यहाँ पर क्या? स्लैक, यहाँ पर स्लैक ऐड होगा। ठीक है भाई, तो जितने कंस्टेंट होंगे, जितने इक्वेशन होंगी, उतने ही स्लैक और सरप्लस मिलेंगे। तो द नंबर ऑफ नॉन जीरो वैल्यूड वेरिएबल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्टेंट, तो बी आंसर है भाई करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, इफ if the target for an economy fixed in terms of final demand vector v, फाइनल डिमांड किस में यूज किया गया था भाई? हाउस होल्ड सेक्टर के लिए, यानी कि इनपुट आउटपुट मॉडल से क्वेश्चन है। तो बताओ भाई, इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या था हमारा? कौन सी इक्वेशन निकल कर आई थी? दिस इक्वेशन भाई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा, अब इन टू वेरिएबल रिग्रेशन y इज डिपेंडेंट वेरिएबल x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोरिलेशन कोएफिशिएंट दे रखा है y और x के बीच में 0.8 है, तो कितना आएगा? फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, कितना परसेंट एरिया को करेगा? इसका हम क्या कर देते हैं? स्केयर। क्लियर? अभी तो जब मैं 0.8 का स्केयर करूंगा तो 64% आएगा, यानी कि 64% वेरिएशन है, 64% बदलाव है y के अंदर x की वजह से। नेक्स्ट चलेगा, इफ OLS इज अप्लाइड सेपरेटली टू ईच इक्वेशन दैट इज पार्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अरे कल भी क्वेश्चन आया था, तब भी आपको बोला था कि ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट है, तीसरी चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है ये। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर OLS को अप्लाई कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा? बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। क्लियर होगा सभी को? बायस्ड एंड इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, 73 नंबर क्वेश्चन, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड इज सुटेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इन ए जनरल लीनियर मॉडल फॉर डीलिंग
विद प्रॉब्लम ऑफ, बोल रहा है भाई जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड किसके अंदर यूज किया जाता है, तो देखिएगा मेजरमेंट एरर्स, नो। ऑटो कोरिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टी कोलिनियरिटी, याद रखिएगा ऑटो कोरिलेशन और मल्टी कोलिनियरिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं, जनरलाइज्ड लीस्ट स्क्वायर मेथड इज सुटेबल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर इन ए जनरल लीनियर मॉडल फॉर डीलिंग विद प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन एंड मल्टी कोलिनियरिटी। तो सी आंसर इसका, याद रख लीजिएगा अब इसको यहीं से। नेक्स्ट देखिएगा गोल्ड फीड मॉडल एस जी जी किसके साथ मैच करते हैं, ऑटो कोरिलेशन के साथ। अरे सॉरी एस जी जी एट्रोसोडार्सिटी के साथ भाई, सॉरी एस जी जी एट्रोसोडार्सिटी, स्पीयरमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, गोल्ड फीड और ग्लेजर, डॉर्बन वाटसन डी टेस्ट ऑटो कोरिलेशन, फ्रार गलोजर टेस्ट मल्टी कोलिनियरिटी, वर्ल्ड वाटर मेथड एरर इन वेरिएबल्स। नेक्स्ट चलिएगा कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको एक क्वेश्चन दे दिया भाई दिस, पीछे ये सेम रिपीट क्वेश्चन था, तब आपको बताया था नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा डिटो सेम पूछेगा। पीछे तो क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट इक्वेशन को बताइए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर कंडीशन, दिस सेकंड इक्वेशन नहीं, जब इसने सेकंड पूछा है, पिछली बार जब ये क्वेश्चन पूछा था जब फर्स्ट पूछा था, आगे क्वेश्चन पूछेगा थर्ड इक्वेशन पूछ लेगा। क्लियर, तो इसको अच्छे से कर लो भाई, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑर्डर कंडीशन को हम फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाइड कैसे निकालते हैं, अंडर आइडेंटिफाइड कैसे, ओवर आइडेंटिफाइड कैसे। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं भाई, टोटल वेरिएबल काउंट करो, एक दो, पीछे वाला डिट्टो सेम क्वेश्चन है अभी, 3 4 5 6 मिलेंगे भाई आपको, एक ही अच्छे हैं। टोटल वेरिएबल कितने, 6 टोटल वेरिएबल। टोटल वेरिएबल के अंदर से उस इक्वेशन के अंदर जिस इक्वेशन को हमें चेक करने होते हैं उसके माइनस कर देते हैं, जैसे सेकंड इक्वेशन के चेक करने हैं, एक दो तीन चार हैं, 6 - 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं टोटल इक्वेशन के अंदर से एक माइनस कर देते हैं, तो 2 = 2 आ गया भाई, तो ये क्या आ गया, जस्ट आइडेंटिफाइड। ठीक है भाई, और जब हमने इक्वेशन फर्स्ट का निकाला था वो ओवर आइडेंटिफाइड आया था शायद। ठीक है भाई, और घर से आप निकालोगे भाई थर्ड इक्वेशन का क्या निकल कर आया आपका। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन कीजिएगा भाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। थैंक यू।